हे गाइस, दिस इज़ सूरज शाह। वेलकम एवरीवन, वेलकम। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है, सुहाल आईएएस में। और ये हमारा आज का लेक्चर्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने आपका इंटायर नेशनल अफेयर्स कंप्लीट करवा दिया और इस लेक्चर्स में हम आपके इंटायर कंप्लीट इंटरनेशनल अफेयर को इंक्लूड करने जा रहे हैं, ठीक है। कंप्लीट इंटरनेशनल अफेयर पिछले एक साल का, राइट फ्रॉम अक्टूबर नवंबर से लेकर के अभी तक का है, ठीक है, जुलाई तक का, ठीक है बच्चा। तो आपको बने रहना है इस वीडियो के साथ। और इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पर्सनल नोट पे कह रहा हूँ, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना आप कर लो, फिर आके जिस दिन एग्ज़ाम दे के आओगे उस दिन मुझे आके बताना कि सर क्या इसके बाहर से कोई क्वेश्चंस थे या नहीं थे। और कितने पेजेस हैं? मात्र 6 से 7 पेजेस हैं। दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 7.5 7.5 पेज में, यानी 173 पॉइंट्स में मैंने आपके कंप्लीट एक साल का बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इंटायर इंटरनेशनल रिलेशंस अफेयर यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ें जो बताना चाहता हूँ जो न्यू हैं सुहाल आईएएस पर, उनके लिए कि अगर आप संधान एक्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। और एक चीज़ और है कि मान के चलिए संधान एक्स, संधान 2.0 हम लोग का प्रीलिम्स के लिए बैच चलता है, हर एक साल चलता है। दैट इस साल दूसरा है, तो दैट इज़ 2.0। तो संधान 2.0 में हम लोगों का जो एक मास्टर चीज़ है, दैट इज़ वो हम लोगों का एक नोट्स है, ठीक है। और आप सबको पता है बिहार स्पेशल, साइंस, हिस्ट्री, इंटायर करंट, इन सब को मिला करके ना 130+ क्वेश्चंस कवर्ड होते हैं। बिहार स्पेशल के 32 पेजेस हैं, साइंस के आपके 60-75 पेजेस हैं, जिसमें आपके लूस एंड, घटना चक्र, इंटायर सब चीज़ कवर्ड है, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री का आप देखोगे 35 पेजेस में सब चीज़ कवर्ड है, ये घटना चक्र होने वाला है। और इवन मैंने तो आपका इंडियन हिस्ट्री भी इंक्लूड कर दिया है, प्लस इनके वीडियोस भी इंक्लूड कर दिया है। तो ये तो एक बोनस ही है। और करंट अफेयर आपको प्रायोरिटी बेसिस मिलेगी। तो ये सब अगर आपको नोट्स चाहिए, मतलब संधान 2 का नोट्स चाहिए, तो आप इसको लॉगिन करके, आप इसको स्कैन करके आप कंप्लीट नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कोई बैच ज्वाइन करने की ज़रूरत ऐसा है नहीं, ठीक है। अगर आप मेहनत करना जानते हैं, मेहनत आपसे हो पाता है, तो कुछ पेजेस आप बस पढ़ लो 3-4 बार और आराम से आप ना बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। बहुत अच्छे मार्क्स हैं। और इंटायर चीज़ को पढ़ने के लिए सिर्फ 5 दिन लगेगा आपको, ठीक है। 100% टारगेटेड कंटेंट है, इसको याद रखें। और ये सिर्फ इंग्लिश में होगा, ठीक है। मैं आपका 70-75 क्वेश्चन फिक्स कर दूंगा और 40 क्वेश्चन करंट अफेयर से फिक्स कर दूंगा, ठीक है। एक बार इसके बारे में सोच लीजिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इंडिया ने बहुत सारे ऑपरेशन चलाए पिछले कई सालों में, राइट फ्रॉम 2014 से लेकर के अभी तक। बट इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। कुछ जो इस साल हुए हैं वो आप याद रखो। जैसे ऑपरेशन सिंधु चलाया भारत ने। तो ऑपरेशन सिंधु चलाया था जब ईरान और इजराइल का कन्फ्लिक्ट हुआ था ना, तो वहाँ से इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए, इंडियंस को वहाँ से निकालने के लिए एक जो ऑपरेशन चलाया था, दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेशन सिंधु। एक ऑपरेशन इंद्रावती भी है। देखो ये ना एक्चुअली डोमिनिकन रिपब्लिक में गैंग वायलेंस हो गया था, ठीक है। हैती गैंग वायलेंस को बोलते, तो वहाँ से भारतीयों को निकालने के लिए जो चलाया गया दैट इज़ कॉल्ड इंद्रावती। तो ऑपरेशन इंद्रावती जो है वो हैती गैंग वायलेंस को लेकर के है। कहाँ हुआ था ये? हैती एक मतलब मिलिटेंट ग्रुप है। ये कहाँ हुआ था? डोमिनिकन रिपब्लिक में, याद रखिए। ऑपरेशन सिंधु कहाँ? इजराइल ईरान कन्फ्लिक्ट में, याद रखिए। ऑपरेशन अजय जो चला था वो इजराइल हमास का जब वॉर स्टार्ट हुआ था तो वहाँ चला था, ठीक है। एक ऑपरेशन दोस्त भी है, लेकिन वो बहुत समय पहले का है। ऑपरेशन दोस्त हमने टर्की के वहाँ पे अर्थक्वेक आया था तो इसलिए चलाया था। ऑपरेशन सिंदूर आप सबको पता है, पहलगांव टेररिस्ट अटैक हुआ था भारत में, तो हमने टेररिस्ट कैंप जो पाकिस्तान में है उनको ख़त्म करने के लिए और टेररिस्ट को मारने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, ठीक है। और ऑपरेशन संकट
मोचन, ये एक लास्ट है। ये हम सूडान सिविल वार, जब सूडान में सिविल वार हुई थी तो उस समय भारतीयों को निकालने के लिए हमने ये सारे, तो ये 5 सिर्फ आपको याद रखने, इससे ज़्यादा आपको मेजर ऑपरेशंस याद करने की ज़रूरत नहीं है। इस साल यही न्यूज़ में रहे, इनसे ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, इजराइल ईरान का कन्फ्लिक्ट देखिए। तो जब इजराइल और ईरान का कन्फ्लिक्ट हुआ था तो एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन राइजिंग लायन। एक्सट्रीमली सॉरी। तो ऑपरेशन राइजिंग लायन जो है ये लॉन्च किया था किसने? इजराइल ने। तो ईरान ने उसके रिस्पॉन्स में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? ऑपरेशन ट्रू प्रोमिसेस। ये याद रखना, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट। ऑपरेशन ट्रू प्रोमिसेस ईरान ने लॉन्च किया था अगेंस्ट इजराइल, और इजराइल ने लॉन्च किया था ऑपरेशन राइजिंग लायन बाय इजराइल अगेंस्ट ईरान, याद रखिएगा। फिर आपको पता होगा कुछ समय पहले यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के कुछ न्यूक्लियर साइट्स हैं वहाँ पे अटैक किया था, याद है आपको? तो वो उन्होंने किस बॉम्ब का यूज़ किया था? उन्होंने यूज़ किया था B2 स्टील्थ बॉम्बर। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये बॉम्बर किसका है, तो USA का है। कहाँ यूज़ किया गया? तो ईरान के न्यूक्लियर साइट को डैमेज करने के लिए। कौन कौन से साइट्स थे जहाँ पे किया गया था, ये बॉम्ब किया गया था? दैट इज़ कॉल्ड फोर्डो, नांताज और इसाफान, ठीक है। चलो देखो, प्राइम मिनिस्टर का रिसेंट विजिट हुआ है, बहुत जगह हुआ है, धीरे धीरे तो मैं सब पढ़ाऊंगा। एक साइप्रस में विजिट हुआ था, इससे रिलेटेड मैं आपको न्यूज़ पहले ही बता चुका हूँ कि साइप्रस देखो एक ऐसा कंट्री है ना जो ज्योग्राफिकली वो एशिया का पार्ट है, बट मेंबर ऑफ द EU है, मतलब यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, ठीक है। और साइप्रस ने इनका जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है दैट इज़ ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मैक्रॉस, ये मोदी जी को दिया था। ये मैंने आपको नेशनल अफेयर्स पढ़ाया था। अगर आप लोगों में से नेशनल अफेयर्स अभी तक किसी ने नहीं देखा है तो आई पर्सनली एंड हाईली सजेस्ट यू कि सबसे पहले जाकर उनको देखें। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैरिक्योस, ये साइप्रस ने हमारे प्रधानमंत्री जी को भेंट दिया, ठीक है। उसके बाद PM का विजिट श्रीलंका होता है, ठीक है। श्रीलंका का जो प्रेसिडेंट है वो याद रखिए अनुरा कुमार दिसांके, याद रखिएगा अनुरा कुमार दिसांके हैं, ठीक है ना। मित्र विभूषण अवार्ड भी श्रीलंका ने हमारे मोदी जी को दिया था। और दोनों कंट्री ने मिल करके ना एक मोहो ओमानथाई, याद रखना, मोहो ओमानथाई रेलवे लाइन इनॉग्रेट किया, और ये फंड कर रहा है इंडिया। तो याद रख लीजिएगा, कई बार पूछ देगा कि जो मोहो ओमानथाई रेलवे लाइन है ये भारत ने फंड किया है किस कंट्री में? तो बहुत सारे दे देगा, मॉरिशस दे देगा, थाईलैंड दे देगा, ये दे देगा, वो दे देगा। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि मोहो ओमानथाई रेलवे लाइन ये श्रीलंका में हमने फंड किया, ठीक है, और इनोग्रेट किया था। उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक का अभी एनुअल मीटिंग हुआ है, ये कहाँ हुआ है? मिलान में हुआ है। कहाँ पे? मिलान में, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और इनको अटेंड इटली में है, ठीक है। इनको अटेंड किसने किया था? निर्मला सीतारमन जी, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मीटिंग हुआ था ये मिलान में हुआ था, और इसको अटेंड हमारे निर्मला ताई ने करा था, ठीक है। नेक्स्ट, भारत और न्यूजीलैंड के बारे में देख लीजिए। न्यूजीलैंड के जो PM अभी बने हैं कुछ दिन पहले, क्रिस्टोफर लैक्सन, याद रखिए जो क्रिस्टोफर लैक्सन है ये न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं। दोनों कंट्री ने मिलकर के एक कस्टम कोऑपरेटिव अरेंजमेंट दैट इज कॉल्ड CCA, कस्टम कोऑपरेटिव अरेंजमेंट, ये साइन किया, ठीक है। और न्यूजीलैंड ने अभी हाल में ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस को रेटिफाइड भी किया है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद भारत और USA का रिलेशन देख लीजिए। देखिए आप सबको पता है कि ट्रम्प जब एडमिनिस्ट्रेशन में आए तो उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना स्टार्ट किया था, बहुत सारे कंट्री पे लगाया था। अंडर उन्होंने जिस दिन उन्होंने टैरिफ लगाया था बहुत सारे कंट्री पे, उस दिन को उन्होंने बताया था कि वो लिबरेशन डे था अमेरिका का। तो ये लिबरेशन डे अमेरिका का, याद रखिएगा, इस दिन टैरिफ लगाया था और रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था। भारत में भी 26% उस समय लगाया था, अभी तो 50% लगाने की बात चल रही है, ठीक है। तो और एक गोल्ड कार्ड वीज़ा है, ये याद रखिए, ये US ही लॉन्च करता है, US ही देता है। अब ये गोल्ड कार्ड वीज़ा क्या है, समझिए इस चीज़ को। ये एक ऐसा वीज़ा है जो US के सिटीजनशिप प्रदान करता है। कैसे? ट्रंप ने क्या कहा कि अगर कोई भी इन्वेस्टर अमेरिका में मान के चलो $5 मिलियन का मान के चलो अगर वो देता है तो उनको हम सिटीजनशिप दे देंगे। अलाउ फॉरेन इन्वेस्टर
टू बाय अ पाथवे टू द अमेरिकन सिटीजन फॉर $5 मिलियन। तो $5 मिलियन दे दो, अमेरिका का सिटीजनशिप मिल जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड गोल्ड कार्ड वीज़ा। ठीक है, कंप्लीट जो है ये एकदम क्रॉनी कैपिटलिज्म। मेगा पार्टनरशिप MEGA, दैट इज़ कॉल्ड मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अब मेक इंडिया ग्रेट अगेन, दोनों ने मिलकर लॉन्च किया था मेगा पार्टनरशिप, याद रखना इसको। ठीक है, लिबरेशन डे याद रख लेना, और एक गोल्ड कार्ड वीज़ा, ये 2 चीज़ मैं चाहता हूँ आपको याद रखना है। उसके बाद कुछ जगह का नाम है, दैट इज़ कॉल्ड नतांज या नतांज भी बोलते हैं इसको। नतांज यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटी, ये कहाँ पे है? ईरान में है। इन्हीं को टारगेट बनाया गया था। ठीक है, नतांज यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटी ईरान में, याद रखिएगा। अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज साइट्स, ये कहाँ है? करमशाह में, है ना, करमनशाह है, ये भी ईरान में है। ये एक है अल अक्सा अटैक बाय हमास ऑन इज़राइल। ये जो अल अक्सा अटैक किया था, ये हमास ने किया था इज़राइल पे, याद रखिएगा। ठीक है, देखो जो मैं करंट अफेयर कर रहा हूँ ना, ये क्वालिटी करंट अफेयर है। ठीक है, इस बात को समझिए। आप कितना भी पढ़ लीजिए, आप बहुत चीज़ कर सकते हैं, यू हैव इन्फिनाइट पोटेंशियल, बट आई पर्सनली बिलीव कि अगर मैं आपके लिए इतना मेहनत करके इतना शॉर्ट, इतना क्रीम चीज़ दे रहा हूँ, तो आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, लास्ट ईयर भी करवाया था, इस बार भी करवा रहा हूँ, इस बार इंटेंसिव है। ठीक है, तो कोई मैगज़ीन करने की कवर ज़रूरत नहीं है, आप कंप्लीटली रिलाई कर सकते हैं, ठीक है, चलो इंडिया डेनमार्क का थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, एक GTAI मतलब ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस, ठीक है, इंडिया, ये जो साइन हुआ है इंडिया और डेनमार्क के बीच हुआ है। ठीक है, और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट भी वो डेनमार्क इंडिया में ही हुआ था, ये वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। ठीक है, इसको याद रखिएगा, और ये आगे मैं पढ़ाऊँगा भी। ठीक है, इसके बारे में, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के बारे में। ठीक है, स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स, ये SLCR वाराणसी में हुआ था, और ये डेनमार्क के साथ ही हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर, ये डेनमार्क और इंडिया के पार्टनरशिप से बना है, दैट इज़ इन वाराणसी। ठीक है, ये ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस, ये याद रखिएगा, GTAI इंडिया डेनमार्क। ठीक है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद इंडिया भूटान देख लीजिए। लास्ट ईयर आप सबको पता है गैलीफू प्रोजेक्ट के बारे में, है ना, एक क्या कहते हैं वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन टाइप का भूटान बना रहा था। ठीक है, 1000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, बाद में उसको 2000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया भी कर दिया था। इस साल भी है कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे भूटान का एक माइंडफुल सिटी प्रोजेक्ट है, ये याद रखिएगा कि एक माइंडफुल सिटी प्रोजेक्ट किस कंट्री ने लॉन्च किया? भूटान ने लॉन्च किया। ठीक है, और कुछ और भी हाइड्रो प्रोजेक्ट है जो भारत के हेल्प से बन रहा है, दैट इज़ कॉल्ड पुनात संगचू 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट, ये भारत के हेल्प से बन रहा है भूटान में। ठीक है बच्चा, अब इंडिया कुवैत का थोड़ा सा देख लीजिए। इंडिया कुवैत का क्या है, मोदी जी को ये बता चुका हूँ ऑलरेडी नेशनल अफेयर में। द ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर, ये कुवैत ने भारत के प्रधानमंत्री जी को दिया है। ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है कुवैत का, मुबारक अल कबीर, कबीर से कुवैत याद रख लो, कबीर कुवैत। ठीक है, युगायुगिन भारत नेशनल म्यूजियम कहाँ बना है? युगायुगिन नाम सुनकर कितना अच्छा लगता है ना, युगे युगे धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ठीक है, तो ये युगायुगेन भारत नेशनल म्यूजियम, ये न्यू दिल्ली में बन रहा है। ठीक है, ये भारत फ्रांस म्यूजियम, ये 2 कंट्री मिलकर के, भारत और फ्रांस मिलकर बना रहे हैं। फ्रांस का कौन है? फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट, दैट इज कॉल्ड FMD। इतना याद नहीं रखना, भारत और फ्रांस याद रखना है। ये युगायुगेन भारत नेशनल म्यूजियम कहाँ बन रहा है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश हिस्टोरिक एग्रीमेंट साइन किया इन 3 कंट्री ने मिलकर के, क्या है देखते हैं जरा। एक है धल कबीर मुजफ्फरपुर क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन बनाया जा रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बिहार के पर्सपेक्टिव से भी, धल कबर। ठीक है, मुजफ्फरपुर क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी नेपाल पहले भेजेगा इंडिया को, और इंडिया से फिर ट्रांसमिट होकर जाके बांग्लादेश, तो बांग्लादेश को बेचा जाएगा।
ठीक है। नेपाल से जाएगा बांग्लादेश इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इंडिया, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। उसके बाद सन कोसी 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी इन कंट्री के बीच साइन हुआ है, याद रखिएगा। उसके बाद प्रेसिडेंट विजिट टू फॉरेन नेशन भी कुछ हुए हैं, ये मैं आगे भी बता दूंगा। और इन केस आगे नहीं हुआ तो मिसलेनियस में तो कहीं छूटने वाला है नहीं, वैसे तो आगे होगा ये कवर, डोंट वरी, ठीक है। तो 2025 में कुछ कंट्री को विजिट किया हमारे प्रेसिडेंट मैम ने, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। और ये मुझे याद आया तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट का फाइनल असेंबली लाइन दैट इज कॉल्ड C-95 कहाँ इनॉग्रेट किया गया? इट इज़ इनॉग्रेटेड बाय द स्पेनिश PM एंड मोदी जी इन वडोदरा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसको। इंडिया का पहला प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट, देखो मिलिट्री एयरक्राफ्ट उसमें भी प्राइवेट, इसका असेंबली लाइन C-95 को इनॉग्रेट किया है स्पेनिश PM और मोदी जी ने इन वडोदरा, याद रखिएगा, स्पेनिश एंड मोदी जी इन वडोदरा, प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट की असेंबली लाइन। अब इंडिया UAE पे आ जाइए। साइंड अ लैंडमार्क सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट, ये सबको पता है कि इंडिया UAE ने मिलकर के एक सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक बाराखा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो ठीक है, इनका ऑपरेशन और इनका मेंटेनेंस भारत देखेगा, ठीक है। बाराखा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, इनका ऑपरेशन और मेंटेनेंस भारत देखेगा, याद रखिएगा। अब इंडिया यूक्रेन देख लीजिए। लास्ट ईयर आप सबको पता है कि भीष्म क्यूब दिया था भारत ने, ठीक है, 4 भीष्म क्यूब दिए थे। ये भीष्म क्यूब क्या है? एक तरह का मोबाइल वो है, एक क्या कहते हैं, चलता फिरता वो है। यहाँ पे आपको किसी भी सोल्जर को कुछ क्षति हुआ है तो उनके उसमें सारे फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, ऑन ग्राउंड सपोर्ट जो भी उनको फर्स्ट एड दी जा सकती हैं वगैरह वगैरह, ठीक है, दवाई ये वो। उसके बाद स्टैच्यू ऑफ द महात्मा गांधी, ये कहाँ पे? एक पार्क है वहाँ पे, कीव, दैट इज़ द कैपिटल ऑफ यूक्रेन। ओसिस ऑफ पीस पार्क, ये ओसिस ऑफ पीस पार्क में गांधी जी की स्टैच्यू को बनाया गया, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब ये इम्पोर्टेंट है, क्या है? इंडिया का पहला GI टैग्ड फिग जूस को एक्सपोर्ट किया गया, कहाँ? पोलैंड। ये लास्ट ईयर ही काइंड ऑफ थिंग हुआ था, ठीक है, ठीक है। और कौन सा फिग्स? ये है पुरंदर फिग्स, ठीक है, ये GI टैग फिग्स है और जूस है एक्चुअली, इसको एक्सपोर्ट पोलैंड को किया गया, याद रखिएगा। नाटो समिट कहाँ हुआ है 2025 का? ये हुआ हेग नीदरलैंड में। तो कैसे याद रखिएगा? नाटो नीदरलैंड, ऐसे याद रख लो, नाटो नीदरलैंड, ठीक है, हेग। उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी यहीं है, हेग में। SCO डिफेंस मिनिस्टर समिट कहाँ हुआ है? याद रखिएगा, SCO डिफेंस मिनिस्टर समिट 2025 राजनाथ सिंह ने अटेंड किया था। ये हुआ था किडोंगो, चाइना में। और यहाँ पे भारत ने जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन था ना डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग का, ये साइन करने से इनकार कर दिया था, रिफ्यूज़ कर दिया था। क्यों? क्योंकि इसमें ना पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बारे में कुछ नहीं मेंशन नहीं था, रादर कि जो बलूचिस्तान में जो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, टेररिस्ट उनका मेंशन था, लेकिन भारत में जो हो रहा है उनका मेंशन नहीं था। इसलिए राजनाथ सिंह ने रिफ्यूज़ कर दिया टू साइन अ ज्वाइंट डिक्लेरेशन एट द SCO डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग, ठीक है, याद रखिएगा। अब UN ओशियन कॉन्फ्रेंस हुआ है कहाँ पे? फ्रांस में। ये ओशियन कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड नेशन का है, ये कहाँ हुआ है? फ्रांस में, नीस जगह है फ्रांस में, वहीं पे। इसमें ना ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस के बारे में बात की गई, ये याद रखना यार। ये 3 प्लानिटरी क्राइसिस क्या क्या है? एक है क्लाइमेट चेंज, दूसरा है बायोडाइवर्सिटी लॉस और तीसरा है पोल्यूशन, ठीक है बच्चा, याद रखें। G7 समिट कहाँ हुआ है? कनाडा में हुआ है, कानास्किस अल्बर्टा, कनाडा में। G7 देखा भी होगा आप लोगों ने, यहीं पे ना जो है, यहीं इसी समिट में आपको पता होगा, बीच में ही जो पगला है, क्या नाम उनका, डोनाल्ड ट्रंप, तो डोनाल्ड ट्रंप भाग गए थे बीच में ही, तो USA चले गए थे, ठीक है। तो G7 समिट कनाडा में हुआ था इस बार, कानाकिस में। और यहाँ पे एक चार्टर साइन हुआ, दैट इज़ कॉल्ड कानाकिस वाइल्ड फायर चार्टर, ठीक है। और G7 में कौन कौन है? जो एकदम बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है ना, जैसे USA, UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ये 7 के 7 कंट्री है। पहले 8 हुआ करता था, रसिया
लेकिन 14-15 में जब यूक्रेन पे हमला करके रसिया ने अटैक कर दिया था, ठीक है, तो उसके बाद रसिया को एक्सपेल कर दिया गया था, ठीक है। 5 न्यू नॉन परमानेंट मेंबर टू यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आप सबको पता है कि 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं और 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, ठीक है। तो अभी 5 न्यू नॉन परमानेंट मेंबर बने हैं यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। कौन कौन, याद रखिएगा। पहला 2 एल वाला है, लातविया और लाइबेरिया। एक डीआरसी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तीसरा है बहरेन और चौथा है पांचवा है कोलंबिया। तो 5 हो गया। तो कौन कौन हो गया, डीआरसी, लाइबेरिया, लातविया, बहरेन और कोलंबिया, ये 5 न्यू नॉन परमानेंट मेंबर बने यूएनएससी में, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, ये ब्राज़ील बेस्ड है, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। इंडिया को इलेक्ट किया गया एज ए प्रेसिडेंट ऑफ दिस साइंस, ठीक है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, देखो अब प्रेसिडेंट अगर इंडिया नहीं बनता ना तो ये न्यूज़ उतनी कोई खास होती नहीं, लेकिन चूंकि इंडिया इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ टू दिस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस ब्राज़ील, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक इज अ ऑफसेट ऑफ ब्रिक्स के अंदर में ही आता है ये न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB। अल्जेरिया ने ज्वाइन किया इस NDB को, याद रखना। अर्लियर इंडोनेशिया ने किया था और अभी अल्जेरिया ने ज्वाइन किया है NDB को। तो NDB को ज्वाइन किसने किया है अभी, अल्जेरिया, याद रखिएगा। अल्जेरिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, ठीक है। नेक्स्ट कितना हो गया, 25 हो गया ना, चलो 26 पे देखते हैं। आर्टिकल 51 अंडर UN चार्टर, जरा देखो क्या है। UN चार्टर में आर्टिकल 51 क्या बोलता है, ये सेल्फ डिफेंस क्लॉज के बारे में है। सेल्फ डिफेंस क्या है, मान के चलो कोई कंट्री दूसरे कंट्री पे, ठीक है, एग्रेशन करता है, तो सेल्फ डिफेंस में वो कंट्री उस पर अटैक करता है। या किसी कंट्री में बेस्ड जो भी टेररिस्ट ग्रुप हैं वो दूसरे कंट्री को अटैक कर रहे हैं, ठीक है, इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, तो सेल्फ डिफेंस में वो अटैक कर सकता है। और अगर वो कंट्री बार बार रोक ही नहीं पा रही है तो सेल्फ डिफेंस, ये सारे के सारे इतना जानने की जरूरत नहीं है। दैट इज़ कॉल्ड अनविलिंग एंड अनेबल डॉक्ट्राइन है ये। तो ऑपरेशन सिंदूर में जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, इंडिया ने यही आर्टिकल 51 को इन्वोक किया था और इसी के अंदर अटैक किया था पाकिस्तान पे। सेल्फ डिफेंस क्लॉज आर्टिकल 51, याद रखना। फिर एक फ्रंटियर सीड प्रोग्राम, व्हाट इज दिस फ्रंटियर सीड प्रोग्राम, इट इज़ लॉन्च बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक टू प्रमोट क्या है, प्राइवेट सेक्टर लेड सस्टेनेबल ओशियन बेस्ड प्रोजेक्ट इन द पैसिफिक रीजन। तो ये सीड दिख रहा है ना, तो सीड देख के मत समझना कुछ और है। ये बेसिकली क्या है, ओशियन बेस्ड प्रोजेक्ट जो सस्टेनेबल हो, और दैट इज प्राइवेट लेड, प्राइवेट सेक्टर, इस कहाँ पे, पैसिफिक रीजन्स में। इसको प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया किसने, ADB ने, फ्रंटियर सीड प्रोग्राम, याद रखिए। फिर यूनाइटेड नेशन ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है बच्चा, दैट इज कॉल्ड UN80। व्हाट इज UN80 इनिशिएटिव, इट इज़ लॉन्च बाय द एंटोनियो गुतेरेस, दैट इज कॉल्ड UN सेक्रेटरी हैं वो। इट इज़ लॉन्च बाय UN सेक्रेटरी जनरल, कौन है ये, एंटोनियो गुतेरेस। क्यों भाई, अभी UN पे ना बहुत ज़्यादा इनको पैसों की बहुत कमी हो गई, तो फाइनेंशियल स्ट्रेस चल रहा है, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ये UN80 इनिशिएटिव चलाया गया। नेक्स्ट वी हैव 6th BIMSTEC समिट। ये BIMSTEC समिट कहाँ हुआ है, BIMSTEC है तो बैंकॉक में हुआ है, बैंकॉक थाईलैंड में, ठीक है। बैंकॉक कहाँ है, थाईलैंड में, BIMSTEC समिट PM साहब ने अटेंड किया, ठीक है, BIMSTEC। अच्छा, BIMSTEC में कौन कौन है, इंडिया है, म्यांमार है, ये रहा, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, थाईलैंड है। अब याद रखिएगा BIMSTEC में आपका जो है ना, ये मालदीव्स नहीं है, मॉरिशियस नहीं है, ये सब नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। चलो बाकी इधर वाले जो ईस्ट वाले साइड हैं वो सारे के सारे इंक्लूडिंग श्रीलंका भी है, तो सारे ये सब बॉर्डर कंट्री हैं। भारत के बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन है, वो सारे इनके पार्ट हैं। एक थाईलैंड को अगर आप छोड़ दो तो, ठीक है, ये मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है।
इंडिया, बांग्लादेश शेयर करता है, भूटान शेयर करता है, नेपाल करता है, ठीक है, म्यांमार करता है, थाईलैंड थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो गया क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, इंडिया, म्यांमार, ट्राइलेटरल वगैरह सब। चलो ये याद रख लेना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना वाइना नहीं है, ठीक है। सार के अल्टरनेटिव में ये सब खोला गया था। उसके बाद इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस, ये इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? ओमान में हुआ, याद रखिएगा, मस्कट। ये इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है? मस्कट, ओमान में, याद रखिए। यूके ने अभी क्या ज्वाइन किया है? यूनाइटेड किंगडम ने इज द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री है टू ज्वाइन किया इंडो पैसिफिक ब्लॉक। यूके इज द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू ज्वाइन इंडो पैसिफिक ब्लॉक, रिमेंबर दिस। क्वाड 2025 जो है इंडिया एग्रीज टू होस्ट, इसके पहले वाशिंगटन डीसी में यूएसए ने होस्ट किया था। अब 2025 में जो क्वाड होगा, इंडिया ने एग्री किया है कि इंडिया होस्ट करेगा 2025 वाला, ठीक है। ब्रिक्स प्लस कंट्री, ये सब मिसलेनियस में करवाऊंगा, यहाँ पे ज़्यादा नहीं, स्टैटिक पार्ट है सब। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव देखोगे तो बांग्लादेश ऑफिशियली बिकम्स द पार्ट ऑफ दिस कॉन्क्लेव, सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, याद रखना। 5वें मेंबर बन चुके हैं। तो टोटल अभी कौन कौन से मेंबर हैं? इंडिया है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के मेंबर, मालदीव्स हैं, ठीक है, मॉरिशियस हैं और श्रीलंका। कैसे याद रखोगे? कोलंबो इज़ द कैपिटल ऑफ श्रीलंका ना, तो एक श्रीलंका तो होगा प्लस इंडिया, और दो जो बगल में है हमारा, मालदीव्स और मॉरिशियस। और अभी अब बांग्लादेश भी बिकम ऑफिशियली द पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। और जो सेचिल्स है ना, वो नहीं है, सेचिल्स एक ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है, फुल मेंबरशिप नहीं है, याद रखना इसको। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, अब कुछ इंडेक्स आएंगे, इसको बड़ा ध्यान रखिएगा। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स ये लॉन्च करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, दैट इज कॉल्ड EIU, ठीक है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। तो टॉप जो करा है इस इंडेक्स में कोपेनहेगन, डेनमार्क ने किया है। और जो लिस्ट है ये दमाकस, यहाँ पे लोग बड़ा क्या कहते हैं, आयो इनकी कम है थोड़ी, सीरिया में, दमाकस सीरिया, याद रखिएगा। और जो अच्छी चीज़ है ना, आप देखोगे नॉर्डिक कंट्री वगैरह सभी आगे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स कौन है? टेररिज्म से क्या होता है? पीस बिगड़ता है, तो ये कोई पीस वाला इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स कौन रिलीज करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो टेररिज्म से अफेक्टेड कंट्री है दैट इज कॉल्ड बुर्किनो फासो। सेकेंड नंबर पे कौन है? पाकिस्तान है। इंडिया का पोजीशन क्या है ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में? 14 है, याद रखिए। उसके बाद है ग्लोबल पीस इंडेक्स, ये भी पीस है, तो यही वाला सेम इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसमें इंडिया का रैंक है पीस इंडेक्स में 115, ठीक है। उसके बाद टॉप देखोगे तो टॉप वही आइसलैंड ने किया है, और लिस्ट देखोगे जहाँ पे सबसे कम पीस है दैट इज कॉल्ड रसिया, ठीक है। टॉप किसने किया है? आइसलैंड ने। लिस्ट कौन है? रसिया। टेररिज्म सबसे ज़्यादा कहाँ है? बुर्किना फासो। इंडिया का कितना है? 14। पीस इंडेक्स में इंडिया कितना है? 115। उसके बाद है हारून ग्लोबल रीच इंडेक्स। ये हारून ग्लोबल रीच इंडेक्स में कौन कितना रिच कंट्री उनके बारे में बात करता है, ये हारून रिसर्च इंस्टीट्यूट निकालता है, ठीक है। तो टॉप सबसे पहले USA, देन चाइना, देन इंडिया। चलो इंडिया 3 नंबर पे। पहला इलॉन मस्क आते हैं, टेस्ला के ये फाउंडर हैं, आदमी में से, इंडिविजुअल में से बात कर रहा हूँ। और इंडिया में कौन है? मुकेश अंबानी, याद रख लीजिएगा इसको। उसके बाद एक पर्सनालिटी है दैट इज कॉल्ड रोशनी नादर जी। तो रोशनी नादर जी ये जो है चेयरपर्सन है HCL टेक्नोलॉजी के, और ये पहली इंडियन वुमेन है जिनको ना टॉप 100 हारून ग्लोबल लिस्ट में फीचर्स किया गया है। और ये वुमेन में अगर देखा जाए तो 5th रिचेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड है, ठीक है, बात समझ रहे हो। रोशनी नादर का नाम आपको याद रखना है कि ये HCL टेक्नोलॉजी के चेयरपर्सन है, और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है टू फीचर ऑन द टॉप 100 हारून ग्लोबल लिस्ट। एशिया का बिलियनियर कैपिटल कौन कहलाता है? पहले देखो मुंबई हुआ करता था, बट अभी मुंबई ने अपना पोजीशन लॉस्ट कर दिया, और अभी शंघाई चाइना है, ठीक है, एशिया का बिलियनियर कैपिटल। अच्छा, ग्लोबल रिस्क इंडेक्स
ये एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। ग्लोबल रिस्क इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है, रिमेंबर दिस। EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स, ये EIU ही रिलीज़ करता है। तो डेमोक्रेसी इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा रहा था। तो इस इंडेक्स में भारत को बताया गया कि भारत एक फ्लॉड डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो टॉप डेमोक्रेसी कौन है भाई? नॉर्वे को बताया गया टॉप है। अफगानिस्तान में सबसे कम डेमोक्रेसी है। इंडिया को टैग किया गया एज अ फ्लॉड डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया का पोजीशन कितना है? 41। टेररिज्म में कितना था? 14। पीस में कितना था? 115। अब डेमोक्रेसी में कितनी है बताइए? 41। याद रखिए सब। फिर ये है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड वाला स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट आया है, ठीक है। इसका जो टाइटल है दैट इज़ द रियल फर्टिलिटी इशू। ये बेसिकली ये बोलता है कि देखो जो ग्लोबल ग्रोथ पॉपुलेशन में जो कम हुआ है ना, इट इज़ नॉट ड्यू टू द कि ये हो रहा है वो हो रहा है, इट इज़ ऑल ड्यू टू द डिक्लाइनिंग द फर्टिलिटी रेट्स एंड रीजनल डिस्पैरिटीज। और इसका मेन कारण क्या है पता है? मेन कारण है इनएबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू मीट देयर रिप्रोडक्टिव गोल, दैट इज कॉल्ड इनएबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स, कि रिप्रोडक्टिव गोल्स को वो अचीव कर ही नहीं पा रहे हैं। ये रियल प्रॉब्लम है भाई, ठीक है। और इसके हिसाब से अभी पॉपुलेशन देखोगे तो इंडिया का लगभग 146 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है भाई, ठीक है। उसके बाद अगर TFR देखोगे, टोटल फर्टिलिटी रेट, ये इंडिया का भी 1.9 बताया गया, ये याद रख लेना। और रिप्लेसमेंट लेवल कितना था? 2.2, ठीक है। रिप्लेसमेंट है 2.2 और इंडिया में अभी टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी आ गई है? 1.9। मतलब हर एक वुमेन ना 1.9 बच्चों को जन्म देती है। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो 5वां संस्करण था, इनके हिसाब से हमारा कितना पहुंच चुका है? 2.2 पहुंच गया। और इंडिया को टैग किया गया एज ए मिडिल इनकम कंट्रीज, याद रखिएगा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही निकालता है, वो रिस्क वाला भी यही निकालता है, ये जेंडर गैप वाला भी यही निकालता है, ट्रैवल टूरिज्म भी यही निकालता है, याद रखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है ना। एक पेज शेयर करूँगा टाइम मिलेगा तो, जिसमें ये सब चीज़ है। टॉप जो है वो आइसलैंड ने किया है, और जेंडर गैप में सबसे ज़्यादा आइसलैंड ने किया है, याद रखिएगा। डेमोक्रेसी वगैरह सब यही भाई साहब थे। उसका लोवेस्ट जो जेंडर गैप है वो पाकिस्तान है, बेटर डिजर्व दिस। इंडिया जो है पोजीशन जेंडर गैप में 131 है। और सबसे जो कंसर्न वाली बात है ना भारत में, वो है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को लेकर के। आपको पता है कि इनके पहले जो लोकसभा था उसमें वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन था ना वो 14.7 था, बट इस बार जो जनरल इलेक्शन हुआ ना, अभी वुमेन का जो पार्लियामेंट में प्रेजेंस है ये घट गया है, 13.8 हो गया है, ठीक है। ये याद रखिए, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मेजर कंसर्न है। जेंडर गैप रिपोर्ट रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया का रैंकिंग है 131। उसके बाद है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। अब प्रेस फ्रीडम है तो यहाँ रिपोर्टर कुछ बात होगी ना, प्रेस वाला है, तो इनको रिलीज करता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन रिलीज करता है? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। और इसमें टॉप किसने किया है? नॉर्वे ने किया है। लोवेस्ट एरिथ्रिया, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। इंडिया का पोजीशन 151 रुपये, दक्षिणा मिला है इसमें जर्नलिज्म में 151 रुपये का। उसके बाद दैट इज कॉल्ड टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग देख लो। इसमें इंडिया में जो सबसे टॉप है दैट इज कॉल्ड ISC बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। और ओवरऑल टॉप किसने किया है? चाइना की यूनिवर्सिटी है, दैट इज कॉल्ड त्सिंगुआ यूनिवर्सिटी। ये टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया की बात कर रहा हूँ, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंडिया में टॉप किसने किया था? ISC बेंगलोर ने, ठीक है, मद्रास नहीं। वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट कौन निकालता है? UN डेशा प्लस UN वाइडर, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट स्टिल।
करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये निकालता है। देखो करप्शन है तो करप्शन को ख़त्म करने के लिए क्या चाहिए, ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी। तो इनको जो बॉडी रिलीज करती है उसके वर्ड में ट्रांसपेरेंसी है। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिलीज बाय द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, और इसमें इंडिया का रैंक है 96, और ये पोजीशन आल्सो शेयर बाय मालदीव्स। दोनों को एक ही पोजीशन मिला है, 96। टॉप करप्शन जहाँ सबसे कम होता है दैट इज कॉल्ड डेनमार्क, और सबसे ज़्यादा साउथ सूडान में। अब एक रिलीज होता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो हैप्पीनेस अगर आएंगे तो लोगों की वेलबींग होंगी तभी हैप्पीनेस आती है ब्रो। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कौन रिलीज करता है, वेलबींग रिसर्च सेंटर। कहाँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर है, वेलबींग रिसर्च सेंटर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, इनके हिसाब से सबसे ज़्यादा हैप्पी कौन है भाई, फिनलैंड है। फिनलैंड सबसे ज़्यादा हैप्पी है, और सबसे कम हैप्पी कौन है, अफगानिस्तान है। इंडिया का पोजीशन 118 है। ठीक है, रैंकिंग वाला ना एक साथ लिख लियो। उसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स है। ये हंगर इंडेक्स है ना, तो ये जो भी रिलीज़ करता है उसमें एक हंगर नाम काइंड ऑफ थिंग आएगा। तो देखो वेल्थ हंगर आ गया ना, वेल्थ हंगर लाइफ। तो कंसर्न वाली बात है, हंगर है तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। ठीक है, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज करता है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अगर 0 है तो इसका मतलब है नो हंगर, 100 है तो इसका मतलब वर्स्ट हंगर है। लोगों को लगता है 0 का मतलब है कोई हंगर है ही नहीं, तो वही बात है, 0 का मतलब नो हंगर। 100 का मतलब होता है वर्स्ट हंगर, बहुत ज़्यादा हंगर है। ठीक है, इंडिया का रैंक 105 है सीरियस कैटेगरी में। वर्स्ट जो हंगरी है वो सोमालिया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 48 हो गया, चलिए 49 पे देखते हैं। सीप्री रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट, आर्म्स एक्सपोर्ट को लेकर के रिपोर्ट देता है ये सीप्री, स्टॉकहोम वाला। तो सबसे जो बड़ा एक्सपोर्टर है आर्म्स का दैट इज़ यूएसए, उसके बाद फ्रांस। यूएसए मेजर एक्सपोर्टर है आर्म्स का, देन फ्रांस के बाद रसिया, देन चाइना। इम्पोर्टर सबसे ज़्यादा कौन है, यूक्रेन। पहले इंडिया हुआ करता था लेकिन अभी यूक्रेन हो गया, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और उसके बाद इंडिया। यूएस का टॉप बायर कौन है, सऊदी है। सऊदी इज़ द टॉप बायर ऑफ यूएस आर्म्स। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ये इनोवेशन है ना, तो ये वीपो निकालता है। ठीक है, वीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल लोग ही इनोवेशन करते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो। ठीक है, इस इनोवेशन इंडेक्स में स्विट्जरलैंड का पहला स्थान आया है। ठीक है, और ये मैं चाहता हूँ आप याद रखो, इस इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का पोजीशन है 39। इंडिया का क्या पोजीशन है, 39, और इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज एन इनोवेशन ओवर परफॉर्मर। लगातार 14 साल से इंडिया को एज ए रिकॉग्नाइज क्या किया गया है, इनोवेशन ओवर परफॉर्मर। और इनोवेशन इंडेक्स में जो वीपो रिलीज करता है पहले नंबर पे आया स्विट्जरलैंड, और इंडिया का रैंकिंग है 39, याद रखिए इसको। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स चैरिटी वाला, ये रिलीज करता है चैरिटी एड फाउंडेशन, और इसके हिसाब से इंडोनेशिया जो है वो सबसे ज़्यादा जेनरियस कंट्री, जो सबसे ज़्यादा दान देता है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स बाय चैरिटी एड फाउंडेशंस। ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे 2025 21 जून को हर एक साल मनाया जाता है, इंटरनेशनल योगा डे। और इस बार का थीम क्या है, योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। ठीक है, विशाखापट्टनम में मनाया गया एकदम मास लेवल में, बहुत गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी साइन हुआ है यहाँ पे। थीम याद रखेगा, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, वन अर्थ वन हेल्थ। सऊदी अरबिया ने रिसेंटली कुछ दिन पहले ओवर क्राउड को लेकर के और इतनी सारी हीट वेव्स को देखते हुए और इलीगल एंट्री को देखते हुए कुछ सारी कंट्री पे बैन लगाया था हज के लिए टेम्परेरी बेसिस पे। वो को बहुत सारी कंट्री थे यार, मोर देन 14 कंट्री। तो कुछ कंट्री जैसे इंडिया थे, पाकिस्तान थे, बांग्लादेश, इजिप्ट, इंडोनेशिया, इन सब पे बैन लगा था। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट वी हैव भीमराव अंबेडकर डे मनाया गया न्यूयॉर्क में पहली बार। ठीक है, ये न्यूयॉर्क सिटी के जो मेयर हैं एरिक एडम्स, ठीक है,
ये इन्होंने मनाया था टू कमेमोरेट हिज बर्थडे 135वां। तो अम्बेडकर डे मनाया गया यूएसए में, याद रखना। फिर देखो यूनाइटेड किंगडम पहली कंट्री बनी है जिन्होंने ना चाइल्ड अब्यूज़ को लेकर के कोई एआई कंटेंट जनरेट कर रहे हैं ना, तो भाई आप ये इस चीज़ को क्रिमिनलाइज कर दिया, आप जेल जाएगा वो। एआई जनरेटेड चाइल्ड अब्यूज़ कंटेंट को क्रिमिनलाइज कर दिया है यूके ने, पहली कंट्री है, याद रखिएगा इसको। उसका डोनाल्ड ट्रंप अगला के बारे में देख ले थोड़ा सा। 47वां प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप पूरे अमेरिकन हिस्ट्री में दूसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार बने हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। सेकेंड इन द हिस्ट्री, ठीक है, मतलब एक बार हारे, एक बार जीते, फिर हारे, फिर जीते, ऐसे दूसरे नंबर पे। ओल्डेस्ट टू टेक ऑफिस, है ना। और इन्होंने डिफीट किसको किया था? कमला हैरिस को, याद रखिएगा, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में वाइस प्रेसिडेंट थी। और जेडी वैंस अभी वाइस प्रेसिडेंट है, याद रखिएगा, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में। और यूएस ने जब ट्रंप साहब बने राष्ट्रपति अमेरिका के, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से उन्होंने, इसको बोलते हैं ना, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से उन्होंने अपने हाथ खींच लिए कि मतलब यूएस अब उसका पार्ट नहीं है, ठीक है। तो एक तो WHO से यूएस को बाहर कर दिया, विड्रॉ कर दिया, पेरिस एग्रीमेंट से भी कर दिया था, ठीक है, और UNHRC से भी कर दिया था। क्यों? अब ये UNHRC से क्यों किया? क्योंकि ट्रंप ने बोला कि जो UNHRC है ना, ये ना फेवर करता है भाई, एंटी इजराइल बायस है इनका, ठीक है, इसलिए। तो ये 3 चीज़ से, WHO, UNHRC और पेरिस एग्रीमेंट से यूएसए ने अपने आप को विथड्रॉ कर लिया। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, WHO से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से एक कंट्री और भी बाहर हुआ है, अपने आप को बाहर किया है, और वो है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ऑल्सो विथड्रॉ इटसेल्फ फ्रॉम द WHO। उसके बाद सीरिया में ना बशर अल असद का ना गवर्नमेंट जो था ये गिर गया है ना। और ये इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द सीरियन सिविल वॉर। ये प्रेसिडेंट है बशर अल असद, याद रखिएगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो जापान एक ऐसी कंट्री जिन्होंने वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया है, याद रखिए इसको। फिर नेपाल में ना एक ग्लेशियर है यार, याला ग्लेशियर, इसको डेड डिक्लेयर कर दिया गया, ऑल ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज एंड CO2, ठीक है ना। याला ग्लेशियर डिक्लेयर डेड नेपाल में, याद रखिएगा, ठीक है। फिर डेनमार्क ने क्या किया? वर्ल्ड का फर्स्ट कमर्शियल ई-मेथनॉल प्लांट बनाया, इस्टेब्लिश किया। वर्ल्ड का पहला ई-मेथनॉल प्लांट इस्टेब्लिश्ड बाय डेनमार्क, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अभी न्यू दिल्ली में ना एक कंट्री ने एम्बेसी खोला है, ठीक है। वो कौन है? होंडुरस। होंडुरस ओपनड इट्स एम्बेसी इन न्यू दिल्ली, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि ट्रंप सऊदी गए थे, और सऊदी जाकर के भाई इसमें ट्रंप, मतलब इनको पता है एक्चुअली इनका मेन गोल क्या है, इनको करना क्या है। इन्होंने अमेरिका की पूरी हिस्ट्री में एक हिस्टोरिक $1 बिलियन की आर्म्स डील साइन किया है सऊदी के साथ। मतलब सऊदी जो है ना $142 बिलियन का आर्म्स परचेज करेगा, और ये अमेरिका का लार्जेस्ट एवर है, ठीक है। UAE ने डिक्लेयर किया 2025 को एज ए ईयर ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। UAE ने डिक्लेयर किया है एज ए ईयर ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। प्रेसिडेंट मुर्मू कॉन्फर्स ऑनरी जनरल रैंक टू द नेपाल आर्मी चीफ। तो नेपाल के आर्मी चीफ को ना एक ऑनरी जनरल का रैंक दिया, जिन्होंने प्रेसिडेंट मुर्मू ने। और इन रेसिप्रोकल एक्ट में ना वहाँ के जो प्रेसिडेंट थी, जैसे रामचंद्र पड़ौल, इन्होंने भी अवार्ड किया। हमारे जो उपेंद्र द्विवेदी साहब जो आर्मी चीफ हैं, इनको भी सेम रैंक, ऑनरी रैंक दिया है, द जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी, ठीक है। एक दूसरे का आदान प्रदान, याद रखिएगा। फिर इंटरनेशनल वॉश कॉन्फ्रेंस, वॉश का मतलब होता है WHO लॉन्च किया, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। ये इंटरनेशनल वॉश कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में, याद रखिएगा, ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल सबको पता है, लेकिन ये इंटरनेशनल अफेयर में क्यों आया? क्वेश्चन ये बनता है। नागालैंड में होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये इसलिए लाया
क्योंकि यहाँ पे ना पार्टनर कंट्री घोषित किया गया जापान को अलोंग साइड वेल्स, ये दो कंट्री को ऑफिशियली नेम्ड एज अ पार्टनर कंट्री इन दिस फेस्टिवल, ठीक है, जापान एंड वेल्स। फिर महात्मा गांधी रिमेम्बरेंस डे मनाया गया कहाँ पे, यूएसए में, याद रखिएगा, महात्मा गांधी रिमेम्बरेंस डे, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखें। और यूएसए ने अम्बेडकर डे मनाया था, ये याद रखें। एशिया का मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को साइट्स, एशिया का मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को साइट अंगकोर वट, इंडोनेशिया, अंगकोर वट, याद रखिएगा इसको, हिस्ट्री में पढ़ा है इसके बारे में। फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक का न्यू मेंबर कौन बना है, इजराइल ने ज्वाइन किया है, याद रखिएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक का अभी मैंने आपको बहुत सा पढ़ाया था, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में पढ़ाया था, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एशियन डेवलपमेंट। इस एशियन डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किसने किया है, इजराइल ने, रिमेंबर दिस। क्विलिंग स्टेशन अंटार्कटिका में किसने बनाया, चाइना ने बनाया, ये तो आपको वैसे भी याद होगा, क्विलिंग स्टेशन अंटार्कटिका में चाइना बनाया। फिर एक बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस बना है, तो बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस से भारत हो नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, तो भारत है इसमें, यूएसए भी है, जापान भी और साउथ कोरिया भी है, ठीक है, याद रखिएगा। इंडिया थाईलैंड से रिलेटेड कुछ न्यूज़ हैं, ठीक है, वहाँ थाईलैंड के जो पीएम जी हैं दैट इज़ कॉल्ड पेंटोक टार्न, पता नहीं क्या क्या नाम है यार, पेंटोक टार्न क्या है, सीनावत्रा ऐसे कुछ है, ठीक है। अब एक्चुअली मैन क्या चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ। देखो इंडिया और थाईलैंड ने कहा कि अब हम सिर्फ पार्टनर नहीं है, नाउ वी आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर। क्या है, हम और थाईलैंड, अब से इंडिया और थाईलैंड ने घोषित कर दिया कि नाउ वी आर एन स्ट्रेटेजिक पार्टनर। अब कहोगे स्ट्रेटेजिक पार्टनर क्या है, देखो कुछ नहीं है, स्ट्रैटेजिक पार्टनर का मतलब होता है एक लॉन्ग टर्म अलायंस जहाँ पे कि दो कंट्री मिल करके बहुत सारे क्रिटिकल एरियाज में काम करते हैं एक साथ, एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को कहा जाता है स्ट्रैटेजिक पार्टनर। जैसे मान के चलो इंडिया यूएस एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं, तो इनका इंगेजमेंट आप डिफेंस सिक्योरिटी में देखोगे, इनका इंगेजमेंट आप टेक्नोलॉजी इनोवेशंस में देखोगे, ट्रेड इन्वेस्टमेंट में देखोगे, एनर्जी हुआ, क्लाइमेट हुआ, जियोपॉलिटिक्स में हुआ, इन सब में ना एक लॉन्ग टर्म इन लोगों की कुछ सोच होती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ, जैसे इंडिया यूएस ने साइन किया, बहुत सारे चीज़ साइन किया, जैसे कॉम कासा, लेमा, बेका, इवन एक्सरसाइज लाइक युद्ध अभ्यास, मालाबार एक्सरसाइज वगैरह सब। टेक्नोलॉजी में आप लोगों को मैंने पढ़ाया था आईसीईटी के बारे में, निसार बिटवीन नासा एंड इसरो, ठीक है, बहुत सारा चीज़ है यार। ट्रेड इन्वेस्टमेंट में मुझे तो याद नहीं है, लेकिन $200 बिलियन के ऊपर है अभी ट्रेड अगर देखोगे। जियोपॉलिटिक्स में क्वाड का मेंबरशिप अगर देखोगे, ये देखो फार्मास्यूटिकल अलायंस, तो ये होता है स्ट्रेटजिक पार्टनर बनने के वजह से, ठीक है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। इंडिया ने सेरा लियोन को एड दिया, ठीक है, ये याद रखिए, इसमें ज़्यादा कुछ न्यूज़ है नहीं, इंडिया ने एड दिया था भाई सेरा लियोन्स को। बैन, देखो ट्रंप ने क्या कहा कि वुमेन का जो स्पोर्ट्स है ना, वहाँ से ट्रांस वुमेन का ना बैन होगा, वो ट्रांस वुमेन्स जो वो खेल नहीं सकती, ठीक है, ये ट्रंप का ये जारी था, नोटिस जारी था कि भाई वुमेन स्पोर्ट्स में ट्रांस वुमेन पे बैन लगा दिया गया, ट्रंप ने लगाया बैन, ठीक है, याद रखिए, यूएसए। अच्छा, उसके बाद महाराष्ट्र में ना एक चीप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनने जा रहा है, और इसमें 2 ग्रुप शामिल है, एक भारत का अदानी ग्रुप है और एक इजराइल का टावर सेमीकंडक्टर नाम की कंपनी है, ये 2। तो इजराइल की टावर सेमीकंडक्टर और अदानी ग्रुप, ये दोनों मिलकर के चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इस्टेब्लिश करने वाले हैं महाराष्ट्र में, ठीक है, याद रहेगा। 75 हो गया बस, और थोड़ा है। कोलंबो प्रोसेस अगर देखोगे तो इस बार कोलंबो प्रोसेस को इंडिया चेयर कर रहा है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। रासियाना डायलॉग के बारे में आप सबको पता है, न्यू दिल्ली में होता है, इसको ORF करवाता है ना, ORF विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, है ना, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है। और इस बार थीम क्या है रासियाना डायलॉग का,
काल चक्र, याद रखिएगा, पीपल, पीस एंड प्लानेट। और चीफ गेस्ट कौन है इस बार? न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर, इसलिए मैंने बोला था वो उस समय क्रिस्टोफर लैक्सोन। ठीक है। उसके बाद ब्राज़ील क्या है? ब्राज़ील ने ओपेक प्लस मेंबर को शिप को ज्वाइन कर लिया एज एन ऑब्जर्वर कंट्री, ओपेक प्लस। पीएम मोदी ने एड्रेस किया 79 यूएनजीए को, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को, ड्यूरिंग द समिट ऑफ द फ्यूचर। ये याद रखिएगा, ये समिट ऑफ द फ्यूचर ये यूएस में हुआ है, यूएन का ही पार्ट है, यूनाइटेड नेशन का ही पार्ट है ये समिट ऑफ द फ्यूचर्स। पीएम मोदी ने एड्रेस किया था जब यहाँ पे, ठीक है। और इस समिट में, समिट ऑफ द फ्यूचर समिट में, जहाँ पे पीएम मोदी जी पार्टिसिपेट किए थे, यहाँ पे एक पैक्ट साइन हुआ था, पैक्ट फॉर द फ्यूचर। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, बी ऑनलाइन, जस्ट बी ऑनलाइन, आप कुछ सेकंड फॉरवर्ड कर लेना। हाँ जी, क्या कह रहे थे कि पैक्ट फॉर द फ्यूचर जो अडॉप्ट किया गया, ये समिट ऑफ द फ्यूचर में किया गया था। समिट ऑफ द फ्यूचर पीएम साहब ने पार्टिसिपेट किया था, यूएन के अंदर हुआ था। ठीक है, याद रखिए इसको। फिर ग्लोबल समिट ऑन स्पिरिचुअलिटी फॉर द क्लीन एंड हेल्दी सोसाइटी। ठीक है, इसको, ये जो समिट हुआ था स्पिरिचुअलिटी को लेकर के, फॉर द क्लीन एंड हेल्दी सोसाइटी, इसको एड्रेस किया था हमारे प्रेसिडेंट मुर्मू साहब ने, और ये माउंट आबू राजस्थान में इनोग्रेट हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये करवा कौन रहे हैं? ये करवा रहे हैं प्रजापति ब्रह्म कुमारी, है ना, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये ब्रह्म कुमारी द्वारा करवाया जा रहा था। ठीक है, जिसमें कि प्रेसिडेंट मुर्मू जी जाके एड्रेस किए थे, माउंट आबू राजस्थान। स्विट्जरलैंड के बारे में क्या न्यूज़ है? देखिए, एक मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस होता है, ये सस्पेंड कर दिया भारत को। ठीक है, भारत के लिए ये एमएफएन स्टेटस दे रखा था स्विट्जरलैंड ने, ये सस्पेंड कर दिया। देखो, मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस जो मिल जाता है ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट वहाँ जाएगा ना, उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ये मोस्ट फेवर्ड का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ फेवर करता है, नो, बस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा आपके प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, तो ये सस्पेंड कर दिया स्विट्जरलैंड ने, रिमेंबर दिस। फिर ITU WTSA, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियंस वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशंस स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली, इसको होस्ट कर रहा है इंडिया। यार मैं इतना बड़ा नाम कैसे याद रखो, कुछ नहीं, ये टेलीकम्युनिकेशंस को लेकर के ना, एक वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन को लेकर के, बस इतना याद रख लो, ये इंडिया होस्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब बीइंग स्टूडेंट मुझे भी समझ में आता है यार कि आप कितना चीज़ कर सकते हो, इसलिए हमेशा मैं चाहता हूँ शॉर्टकट्स दूँ आपको, इतना ज़्यादा याद रख पाओगे। ये वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन वर्ड याद रखो, और ये इंडिया होस्ट कर रहा है, बस बात खत्म है। इंडिया इलेक्टेड टू व्हाट? ग्लोब स्टीयरिंग कमेटी, जो बीजिंग में हो रहा है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल ऑपरेशनल नेटवर्क ऑफ एंटी करप्शन लॉ इन्फॉर्मेंस अथॉरिटीज़। इसको, ये जो ग्लोब स्टीयरिंग कमेटी को इस बार इंडिया इलेक्ट किया गया, इसमें बीजिंग में हुआ है। ठीक है, याद रखिए। फिर इंडिया स्पेन को लेकर के न्यूज़ है हमारे पास, क्या कि इन दोनों ने मिलकर 2026 को डिक्लेयर किया एज ए ड्यूअल ईयर फॉर द कल्चर, टूरिज्म एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, 2026 को डिक्लेयर किया गया एज ए ड्यूअल ईयर फॉर द कल्चर, टूरिज्म एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडिया स्पेन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, आइवरी कोस्ट ने क्या ज्वाइन किया? यूएन वाटर कन्वेंशन को। आइवरी कोस्ट एक न्यू कंट्री है जिन्होंने ज्वाइन किया है यूएन वाटर कन्वेंशन को। फिर एक यूनिवर्सिटी है जो यूके यूनिवर्सिटी इसको बोलते हैं,
यूके यूनिवर्सिटी ने भारत के गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना पहला कैंपस ओपन किया है। ठीक है, यूके यूनिवर्सिटी टू ओपन करने वाले हैं क्या, न्यू कैंपस एट गिफ्ट सिटी गुजरात। अच्छा, नाउ वी हैव ना, जिस तरह गोल्डन वाला वीज़ा था ना, जो कि $5 मिलियन आप दे दो यूएस को और आपको मिल जाएंगे वहाँ के सिटीजनशिप। वी हैव सिमिलर थिंग्स लाइक ब्लू रेसिडेंसी वीज़ा। ये थोड़ा सा अलग है, इनोवेटिव है। ये यूएई ऑफर करता है ब्लू रेसिडेंसी वीज़ा। मतलब क्या होता है कि मान के लिए कोई भी इंडिविजुअल है ना, अगर उसने इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में इन्वायरमेंट लेके कुछ बड़ा कंट्रीब्यूट किया है ना, तो उनको ना ये वीज़ा मिलने में बड़ी आसानी होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ब्लू रेसिडेंसी वीज़ा यूएई। नाउ वी हैव A23A। ये क्या है A23A, ये समझिए। ये है आपका बेसिकली एक तरह का आइसबर्ग है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइसबर्ग है। ठीक है, ये अंटार्कटिका में है, वेडल सी में। ये सूखने जा रहा है, इट रन्स अग्राउंड, नीचे जा रहा है आइसबर्ग, ये याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट वी हैव IMDEX इमडेक्स एशिया 2025। इस इमडेक्स, ये एक मैरीटाइम एंड डिफेंस एग्जीबिशन है जहाँ जो सिंगापुर में हो रहा है, और इसमें हमारा INS किल्तान ने पार्टिसिपेट किया। INS किल्तान याद रखिएगा, जहाज है ये INS किल्तान। इस इमडेक्स एशिया जो सिंगापुर में हो रहा है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। दैट इज कॉल्ड मैरीटाइम एंड डिफेंस एग्जीबिशंस। ठीक है, अच्छा साउथ, अब जो इस बार G20 होगा, ये 2025 वाला, ये साउथ अफ्रीका की अध्यक्षता में होगा। और साउथ अफ्रीका पहली यूरोपियन कंट्री है जो G20 की सदस्यता को देख रहा है। ठीक है, 2024 में कहाँ हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था। ठीक है, और इस बार कहाँ होने वाला है 2025 में, साउथ अफ्रीका में। इसका थीम क्या है, सोलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, याद रखिएगा इसको। ठीक है, इंडियंस इन द टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन 2024 इन AI आर्टिफिशियल 2024, ये याद रखिएगा। AI में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में टाइम्स मैगजीन ने मोस्ट 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल को लिस्ट जारी किया, जिसमें इंडियंस के बारे में बात करें। कौन कौन है, सुंदर पिचाई हैं जो गूगल के CEO हैं। उसके बाद अश्विनी वैष्णव जी हैं, ये मिनिस्टर हैं मिटी के, टेक्नोलॉजी वाला। एक अनिल कपूर है, एक्टर हैं। उसके बाद एक नंदन नीलेकानी है जो इन्फोसिस के को फाउंडर हैं। ये फीचर्ड हुए सारे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में। और टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने किया, पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड डोनाल्ड ट्रम्प को दिया था, वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। ऑस्ट्रेलिया जो है ना, अब उन्होंने डिक्लेयर किया कि वो सोशल मीडिया पे ना फाइन लगाएंगे। कब, अगर कोई बच्चा 16 साल की कम उम्र का है और अगर वो उन्होंने अकाउंट अपना खोल दिया, चाहे वो फेसबुक हो, स्नैपचैट हो, रेडिट हो, एक्स हो, इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक, कोई भी हो, अगर 16 साल की कम उम्र के बच्चे ने अगर अपना अकाउंट खोल लिया, तो उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऑस्ट्रेलिया बैन लगा भी सकता है और फाइन भी लगा सकता है। ठीक है, फाइन लगाएगा, ये याद रखिए। इराक से क्या न्यूज़ है, इराक ने 40 साल बाद, ये याद रखिएगा, 40 साल बाद पहली बार फर्स्ट नेशनल सेंसस करवा रहा है इराक। उसके बाद एक सादो गोल्ड माइंस है। ठीक है, गैंस, ये यूनेस्को स्टेटस इसको मिला, ये जापान का है, सादो गोल्ड माइंस, याद रखिएगा इसको। उसके बाद एक ट्रायलेटरल, दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट ट्रायलेटरल मल्टी डोमेन एक्सरसाइज, किसके किसके बीच, USA, साउथ कोरिया एंड जापान। जापान के बगल में साउथ कोरिया और USA। ये फर्स्ट ट्रायलेटरल मल्टी डोमेन एक्सरसाइज है, नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट। अब ये इंपॉर्टेंट है, पहला नेशन जिन्होंने ना लाइव स्टॉक यानी बकरी हो गया, गाय हो गया, पिग्स, इस सब पे ना टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि इनका कहना है कि ये लोग ना मीथेन निकालते हैं यार, CH4 निकालते हैं, तो इसलिए ना इस पर टैक्स लगाओ। ये डेनमार्क कर रहा है, याद रखिएगा कि पहला नेशन जो टैक्स लगा चुका है किस पे, लाइव स्टॉक फार्मर पे। क्यों, क्योंकि उनके पास कॉ होता है, सीप होता है, फिक्स होता है, और ये सब हेल्प करता है CH4 मीथेन इमिशन में। वी हैव ब्रिक्स समिट 2025। देखो इस बार ब्राज़ील में हो रहा है ब्रिक्स समिट।
ठीक है, याद रखना। G20 भी 2024 वाला ब्राज़ील में हुआ था, इस बार ब्रिक्स समिट भी 2025 का ब्राज़ील में। पीएम साहब विज़िट किए हैं एंड विज़िट कर लिया ऑलरेडी, हुआ था। और लेटर जब ये इधर की तरफ गए थे तो बहुत सारे कंट्री को उन्होंने विज़िट किया, जैसे घना, त्रिनाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील फिर विज़िट किए, अब फिर नामीबिया। ये सारे 5-6 कंट्री होंगे अलॉन्ग विथ 1 2 3 4 5 कंट्री, 5 कंट्री को उन्होंने विज़िट किया था अभी। ठीक है, याद रखिएगा, त्रिनाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील एंड नामीबिया एंड घना। ठीक है, नेक्स्ट कुछ पिटफॉल्स देख लो यार। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी कौन करता है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसमें इंडिया की रैंक है 99, इंपॉर्टेंट है, आई वांट यू टू रिमेंबर दिस। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, जैसे एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसमें भारत का रैंक 130 है, याद रखो, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले नंबर पे आते हैं आइसलैंड, ये UNDP रिलीज़ करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दैट इज़ कॉल्ड HDI इंडेक्स, 130 है भारत का रैंक। हेनली पासपोर्ट में ना किताब में बहुत जगह गलत दे रखा है, प्लीज़ याद रखिएगा, 85 नहीं है, इट इज़ 77। ठीक है, अच्छा, भारत को ना अभी 59 ऐसे टोटल कंट्री हैं जहाँ पे वीज़ा फ्री डेस्टिनेशन है, मतलब वहाँ जाने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, 59। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 77 पोजीशन है, नॉट 85। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन निकालता है? जर्मन वॉच और कुछ और मिल करके। इस क्लाइमेट परफॉर्मेंस में हमारा रैंक कितनी है? 10 है। आई होप पिछले साल ना 7-8 के आसपास थी। ठीक है, जो भी है, इस साल 10 है, याद रखो आप। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में मैंने आपको बताया जो UN निकालता है 99 है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 99, क्लाइमेट में 10, हेनली पासपोर्ट में 77 और ह्यूमन डेवलपमेंट में 130। फिर है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का न्यू प्रेसिडेंट बना है कौन? क्रिस्टी कोवेंट्री, याद रखिएगा, क्रिस्टी कोवेंट्री, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। नेक्स्ट प्रेसिडेंट एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के कौन बने? जॉन जीआई, जॉन जीआई, नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ AIIB। ठीक है, बस आप ये नाम रीड कर लो ना, वहाँ आएगा, मार दोगे आप, मुझे पता है। फिर एक बंदा है, इसका नाम है ली जय म्यूंग। ठीक है, ये न्यू प्रेसिडेंट है, किनके? साउथ अफ्रीका के बने हैं, ली जय म्यूंग, ये न्यू प्रेसिडेंट बने हैं साउथ कोरिया के। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है अन्ना लेना बैरबॉक। ये अन्ना लेना बैरबॉक क्या है? ये UNGA के प्रेसिडेंट बने हैं, UNGA के। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के न्यू प्रेसिडेंट बने कौन है? अन्ना लीना बैरबॉक। अच्छा, अब मैं पढ़ाऊंगा आपको मिस वर्ल्ड 2025। याद रखो, ये कहाँ हुआ है? हमारे भारत में हुआ था, हैदराबाद में। यह हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर हैदराबाद। ठीक है, किनको मिला ये मिस वर्ल्ड का खिताब? ये मिला है ओपाल सुचाता चौंगसरी को, ये थाईलैंड से हैं, क्रॉन्ड विद मिस वर्ल्ड 2025। और इनको जो क्रॉन किन्होंने पहनाया? इस मैडम ने पहनाया। इनका नाम क्या है? ये चेक रिपब्लिक का है, इनका नाम है क्रिस्टियाना प्रिस्कोवा। ठीक है, क्रॉन्स हर क्या? 72वां मिस वर्ल्ड पीजेंट इन हैदराबाद, याद रखिएगा। ठीक है, कुछ कंट्री के न्यू हेड बने हैं PM, वो याद रखिए, क्योंकि BPSC इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। सूडान के न्यू PM बने हैं कौन? कमील अल तैयब इदरिस। और मैं मानता हूँ कि इस पार्ट में ना आपको डिफ़िकल्टी होगी, इसलिए देखो बहुत सारी कंट्री थी, मैं आपको 8 से 10 कंट्री दिया हूँ, आपको बस ये याद रखना है। और स्पेशली ना मैं चाहता हूँ कि जो अफ्रीकन कंट्री ना उनका याद रखो आप। तो ये इदरिस जो है ना नाम का, ये सूडान का बना है, याद रखो। ठीक है, और एक सलीम बिन बुरैक, यामेन का। तो आप सलीम कहाँ का बना है? यामेन का। इदरिस कहाँ का था? सूडान का। फिर एंथोनी एल्बनीज़, ये तो सबको पता होगा, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, एंथोनी एल्बनीज़। फिर एक लॉरेंस वोंग, तो ये लॉरेंस कहाँ के हैं? सिंगापुर के हैं। कमला प्रसाद
वसनर एससी ये रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टबैको बने। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर यहाँ विजिट किए हैं। कमला प्रसाद इंडियन नाम करके लग रहा है ना, बिसनार एससी ये त्रिनाद एंड टबैको के। फिर एक है सेरा जेफरानी जेंजरी, ये तुनिसिया के बने। ठीक है, और ये आपको याद होगा कनाडा के न्यू मार्क कार्नी। ठीक है, उसके बाद है लुइस रोडाल्फो एबिनाडर कोरोना। तो ये कोरोना याद रखो सिर्फ, ये प्रेसिडेंट बने कहाँ के, डोमिनिकन रिपब्लिक के, याद रखो। ठीक है, कोरोना डोमिनिकन रिपब्लिक के प्रेसिडेंट बने हैं। फिर एक ये है पेंटोंग टार्न शिवांत्र, ये थाईलैंड के बने हैं। ठीक है, अच्छा काश पटेल के बारे में आप सब ने न्यूज़ बनाया था। काश पटेल ये तो फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जिसको FBI, ठीक है, FBI का डायरेक्टर बनाया गया, याद रखिएगा। USA FBI, ठीक है, याद रखिएगा, फॉर फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद है जय भट्टाचार्य, ये इनको क्या बनाया गया है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, डायरेक्टर ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, याद रखिएगा भट्टाचार्य। तो भट्टाचार्य आचार्य ऐसे कुछ है ना, डॉक्टर टाइप का लग रहा है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ठीक है, याद रखिएगा। अनीता आनंद पहली हिंदू वुमेन है, अनीता आनंद, जिनको कनाडा का ना फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अनीता आनंद पहली हिंदू वुमेन है जो कनाडा की अभी फॉरेन मिनिस्टर है। ठीक है, फिर है एक ओलेग कोनोनेको एंड निकोलोई चुब, ये दो जो हैं कोलैग कोनोनेको, ये कोनोनेको याद रखो, और निकोलोई चुब ये रशियन कॉस्मोनॉट है। ठीक है, इन्होंने न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया भाई, लॉन्गेस्ट सिंगल मिशन में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने का, 374 दिन ये रहे हैं, याद रखिएगा इसको, इम्पोर्टेंट है। फिर एक सुबंतेओ जी हैं, है ना, प्रभाओ सुबंतेओ, ये जो इस अभी जो जनवरी में रिपब्लिक डे हुआ था, इनके प्रेसिडेंट चीफ गेस्ट यही थे। ठीक है, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट है ये सुबियांतो, याद रखिएगा, इंडोनेशियन 76वां रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के चीफ गेस्ट। गांधी मंडेला अवार्ड किसको मिला, याद रखिएगा, गांधी मंडेला अवार्ड यूएस देता है, ये मिला किनको, रिगोबेर्ता मोनेचू तुम। ठीक है, बड़ा डिफिकल्ट है बट यू हैव टू रिमेंबर दिस, रिगोबेर्ता मोनेचू तुम, तो ये तुम गांधी मंडेला तुम। ठीक है, टाइम्स मैगजीन 2024 पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड डोनाल्ड ट्रम्प, बता चुका हूँ। फिर एक मार्क कार्नी जो थे, वो मार्क कार्नी कौन थे, कनाडा के PM थे ना, हाँ। फिर एक मार्क रूथ को ना नाटो के ये सेक्रेटरी जनरल बनाया गया, जनरल सेक्रेटरी जनरल जो भी कहो, मार्क रूट, याद रखिए इसको। उसके बाद कुछ और भी प्रेसिडेंट PM बने हैं, जो 2-4 हैं वो याद रख लो, उसके बाद नहीं करवाऊंगा यार, सॉरी यार, थोड़ा है तो क्या बताऊं। एक हैं आपके शेख सबा खालिद अल सबा, ये कुवैत के न्यू प्रिंस डिक्लेयर किया गया, इंपॉर्टेंट है ये, शेख सबा खालिद अल सबा, कितना बड़ा नाम है, कुवैत के हैं। सिंगोरू इसिबा, ये इसिबा नाम सबको पता है, जापान के PM है। फिर एक है जॉन द्रमानी महामा, ये घना के प्रेसिडेंट बने, इंपॉर्टेंट है, जॉन द्रमानी महामा। उसके बाद मसूद पेजेस्कियन, ये मसूद पेजेस्कियन न्यू प्रेसिडेंट बने ईरान के, ये याद रख लो, मसूद पेजेस्कियन न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। फिर एक कार स्टाइमर, ये आपको याद है, कार स्टाइमर जो है ये आप PM है UK के लेबर पार्टी से। फिर एक जोसेफ ऑन, ठीक है, ये लेबनान के बने हैं प्रेसिडेंट, न्यू प्रेसिडेंट, याद रख लीजिएगा। ठीक है, बस ज़्यादा नहीं। मिस यूनिवर्स 2024 मैक्सिको में मनाया गया था, ऑर्गेनाइज हुआ था मिस यूनिवर्स। ये किनको मिला, विक्टोरिया कजैर थिलविग, कैसा नाम होता है यार ये लोगों का, विक्टोरिया केजैर थिलविग, ये डेनमार्क की हैं, इनको मिस यूनिवर्स 2024 मिला। ठीक है, अच्छा अब बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, दैट इज़ कॉल्ड पोलियो आउटब्रेक को डिक्लेयर किया गया है, WHO ने डिक्लेयर किया पोलियो आउटब्रेक को, कहाँ पे भैया, पपुआ न्यू गिनिया में पोलियो आउटब्रेक हुआ है। ठीक है,
और यहीं पपुआ न्यू गिनिया में एक और चीज़ बताऊंगा मैं आगे जाके आपको, ठीक है। पोलियो आउटब्रेक पपुआ न्यू गिनिया, WHO याद रखिएगा। फिर एक चैगोज आइलैंड है, इंपॉर्टेंट है बच्चा। ये चैगोज आइलैंड को ना ऑफिशियली एक एग्रीमेंट के अंदर यूनाइटेड किंगडम ने मॉरिशस को हैंड ओवर कर दिया, ठीक है। चैगोज आइलैंड को लेकर के इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि चैगोज आइलैंड को लेकर के एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, तो वो किस दो कंट्री के बीच हुआ, या कि यूके ने हैंड ओवर कर दिया चैगोज आइलैंड अंडर एन एग्रीमेंट टू विच कंट्री, ये भी पूछा सकता है, तो याद रखना यार ये सब। फिर एक ऑपरेशन डेविल हंट, ये लॉन्च किया ऑपरेशन डेविल हंट किसने पता है? डेविल हंट। ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है ना, लेड बाय द नोबेल लिटरेट, क्या नाम है उनका, नोबेल लिटरेट है वो, अरे यार देखो इतना छोटा नाम है, मैं भूल रहा हूँ। बांग्लादेश के जो एक मिनट लेट मी रिकॉल, क्या नाम है उनका। हे भगवान, कभी कभी होता है ना कि छोटी छोटी चीज़ें आपको याद नहीं रहती, छोटी छोटी चीज़ें याद नहीं रहती हैं, और उस समय आता है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, बहुत मतलब हाउ कम कि कोई भूल सकता है बांग्लादेश का प्रेसिडेंट इंटरिम गवर्नमेंट अभी, बताओ। चलो कोई नहीं, याद आएगा तो बता। ऑपरेशन डेविल हंट, वो नोबेल लिटरेट हैं, उनके बारे में सब किसी को पता है, सबको पता है यार, ठीक है, याद रखिएगा। तो वो है क्या चीज़, वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो है कि जो वहाँ की जो प्रेसिडेंट थी ना शेख हसीना, देखो इनका नाम याद है मुझे, शेख हसीना, इनके पार्टी के जो मेंबर है ना, क्योंकि इन पार्टी को बैन कर दिया, इनके जो भी सपोर्टर है ना उनको खोज के अंदर करना, मारना। तो ये ऑपरेशन डेविल हंट के अंदर किया गया, लॉन्च बाय द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, अभी तक याद नहीं आ रहा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फर्स्ट कंट्री, अरे नहीं मुझे जब तक एक सेकंड रुको, हाँ, फर्स्ट कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया टू लीगलाइज द सेम सेक्स मैरिज। पहले कंट्री कौन है साउथ ईस्ट एशिया में जिन्होंने लीगलाइज कर दिया कि भाई हाँ अब सेम सेक्स के लोग मैरिज कर सकते हैं? ये थाईलैंड है यार, अभी किया है साउथ ईस्ट एशिया में, पहले कंट्री साउथ ईस्ट एशिया में थाईलैंड, अंडर अ एक्ट कॉल्ड मैरिज इक्वलिटी एक्ट। लेकिन इसके पहले देखो ताइवान, नेपाल, और ताइवान ने कर दिया था पहले, ठीक है, और नेपाल ने कर दिया था, अब ये तीसरा कंट्री है, लेकिन एशिया साउथ ईस्ट एशिया में पहले कंट्री है, ठीक है, थाईलैंड, याद रखिएगा सेम सेक्स मैरिज को, है ना, ठीक है, याद रखिएगा। टोटल 3 कंट्री एशिया में है। बॉर्डर फ्री सेंजन एरिया, दैट इज कॉल्ड EU के अंदर ये डिक्लेयर होता है ना, सेंजन एरिया, ये EU के जो भी मेंबर हैं उनके लिए होता है, ठीक है, बॉर्डर कुछ नहीं है, बॉर्डरलेस विलेज। रोमानिया एंड बुल्गारिया बिकेम द फुल मेंबर ऑफ दिस सेंजन एरिया, ठीक है, याद रखिएगा। तो 9 यूरोपियन यूनियन में टोटल 25 यूरोपियन कंट्री हैं और 4 नॉन यूरोपियन कंट्री हैं, तो टोटल 29 हैं अभी, ठीक है। EU में टोटल 29 कंट्री हैं, 25 यूरोपियन कंट्री, 4 नॉन यूरोपियन। लीगल पर्सन, देखो एक माउंटेन है दैट इज कॉल्ड माउंट तारानाकी, इसको ना एक पर्सन का स्टेटस दे दिया गया, लीगल पर्सनहुड स्टेटस दे दिया गया माउंट तारानाकी को। ये कहाँ पे है? ये न्यूजीलैंड में है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। एंड ऑफ द इबोला सुडान वायरस डिजीज़, ठीक है, तो ये इबोला सुडान वायरस डिजीज़ को अभी एलिमिनेट किया गया, ख़त्म हो चुका है ये, और ये डिक्लेयर किसने किया है? युगांडा ने, ठीक है। इबोला सुडान वायरस डिजीज़ का एंड किसने डिक्लेयर किया? युगांडा, याद रखिए। अभी पोलियो एलिमिनेशन के बारे में बताया था ना, कौन था वो पोलियो वाला? पपुआ न्यू गिनिया, है ना। उसके बाद WHO ने एलिमिनेशन ऑफ ऑन्च्योरेसियस, ठीक है, ये ऑन्च्योरेसियस ये जो है ना, ये आई और स्किन डिजीज़ है बेसिकली, इनका एलिमिनेशन हो चुका है। ये डिक्लेयर किया किसने? WHO ने। किस कंट्री में? नाइजर में, ये पहली अफ्रीकन कंट्री है,
ठीक है। उसके बाद है जॉन्सन नेशनल एटमॉस्फेरिक बैकग्राउंड स्टेशन। ये नाम सुन के लग रहा है चाइनीज़, चाइना ने इसको इस्टेब्लिश किया अंटार्कटिका में, अब ये ऑपरेशनल है। ठीक है, जॉन्सन नेशनल एटमॉस्फेरिक बैकग्राउंड स्टेशन अंटार्कटिका में। फिर एक ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये है मारबर्ग वायरस डिजीज़। इसका आउटब्रेक हुआ है कहाँ पे? तंजानिया में। ये मारबर्ग वायरस डिजीज़ का आउटब्रेक कहाँ हुआ है? तंजानिया, रिमेंबर दिस। फिर एशिया का पहला ओवरसीज जन औषधि केंद्र, जिसके अंदर बहुत कम दवाई में जेनरिक मेडिसिन मिलती हैं, जन औषधि केंद्र कहाँ खुला है? मॉरिशस में। किसने इनोग्रेट किया था? डॉक्टर एस जयशंकर, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं। ठीक है, मॉरिशस। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो वॉल है कहाँ अनवील किया गया? इंडियन एम्बेसी जो है रियाद सऊदी में, वहाँ पे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। फिर एक दिंगा दिंगा एक मिस्टीरियस वायरस है, इंपॉर्टेंट याद रखिए, कहाँ आउटब्रेक हुआ ये? इट इज़ रिपोर्टेड इन युगांडा। तो याद रखो इस युगांडा के अंदर ये दिंगा दिंगा वायरस रिपोर्ट हुआ है, और इसी युगांडा के अंदर अभी जस्ट पढ़ाया था कि इबोला सूडान वायरस को ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है। फिर एक है धूलीखेल। धूलीखेल भी एक डिजीज़ है, हाँ सॉरी जगह का नाम है धूलीखेल। WHO ने डिक्लेयर किया कि नेपाल की पहली हेल्दी सिटी है और एशिया का सेकेंड हेल्दीएस्ट सिटी है धूलीखेल, ये नेपाल में है, रिमेंबर दिस। 2024 का बेस्ट कंट्री रैंकिंग में जो US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट रिलीज़ करता है, इन्होंने बोला है कि सबसे बेस्ट कंट्री स्विट्ज़रलैंड है, उसके बाद जापान है, देन US है, और इंडिया 33वां रैंक है, नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट। बेस्ट कंट्री स्विट्ज़रलैंड। INS तुसील ने पार्टिसिपेट किया है कहाँ पे? देखो INS तुसील के बारे में देखो क्या है ये समझिए। मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेड है। ठीक है, इसको कमीशन किया गया इन इंडियन नेवी कहाँ पे? कलिंगार्ड रसिया में, ये याद रखिएगा। INS तुसील। उसके बाद है यूनुस खान। यूनुस खान ही है ना, प्रोफेसर यूनुस खान। बाल्ड ईगल को डिक्लेयर किया गया एज ए नेशनल बर्ड ऑफ विच कंट्री? USA। वैसे भी बाल्ड ईगल देखोगे आप USA के सारे, चाहे उनका FBI वाला हो या कोई भी चीज़ हो, उसके सब में ये ईगल वीगल का फोटो जरूर लगा रहता है। ठीक है। ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड देता है कौन? कनाडा इंडिया फाउंडेशन। तो ये ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड जो दिया गया किसको मिला? ये सदगुरु जी को मिला है। सदगुरु जी की स्पिरिचुअल लीडर हैं और फाउंडर भी हैं ईसा योगा फाउंडेशन में। ठीक है, ये हर एक साल बहुत बड़े लॉन्च में इन्होंने, इनके बारे में जितना बताऊं उतना कम। सेव सॉइल मूवमेंट हो या कॉन्शियस प्लानेट मूवमेंट हो, कावेरी रिवर वाला इशू, कुछ मतलब क्या ही बताऊं इनके बारे में। ठीक है, इन्होंने इज़ मतलब एक्सलेंट ह्यूमन बीइंग, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, क्या ही बताऊं इनको। ज़रूर अगर आप लोगों में से नहीं सुने इनके बारे में, प्लीज़ आके इनको सुनिए, आपकी ज्ञान की वृद्धि होगी। ठीक है। फिर इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है, ये 2025 वाला देख लो किनको किनको मिला है, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ ये बानू मुश्ताक को मिला है। इन्होंने एक वर्क है इनका दैट इज़ कॉल्ड हर्ट लैम्प, कनाडा लैंग्वेज में लिखा गया था, इसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में किसने? दीपा बस्थी ने। ये याद रखना, दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, दीपा बस्थी भी और बानू मुश्ताक भी और हर्ट लैम्प भी। ठीक है, याद रखना। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज गोज टू बानू मुश्ताक और इनका वर्क है हर्ट लैम्प जो कनाडा लैंग्वेज में है, और इसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में किसने? दीपा मैम ने, दीपा बस्थी। यूनेस्को का प्रेस फ्रीडम प्राइज किसको मिला भाई? ला प्रेंसा को। ये निकारागुआ का एक न्यूज़पेपर है, मतलब वेरी प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर है। ठीक है, निकारागुआ का ला प्रेंसा, वो यूनेस्को का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। उसके बाद पुलित्जर प्राइज़ है 2025 का, देख लो। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग में बहुत सारे सेक्शंस में दिए जाते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग में देखो किनको दिया गया, ये डिक्लैन वॉल्स एंड न्यूयॉर्क टाइम्स स्टाफ, NYT स्टाफ्स, ये इनको क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने सूडान कॉन्फ्लिक्ट को रिपोर्ट किया था। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग, सूडान कॉन्फ्लिक्ट को रिपोर्ट किया था, ये NYT न्यूयॉर्क टाइम्स स्टाफ और डेक्लैन वॉल्स को दिया गया।
इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में किनको पुलित्जर प्राइज़ मिला? ये मिला रूटर स्टाफ्स को, ठीक है, न्यूज़पेपर है रूटर स्टाफ। इन्होंने फेंटेनिल एक्सप्रेस इन पे इन्वेस्टिगेट किया था, रिपोर्टिंग की थी, ठीक है, फेंटेनिल एक्सप्रेस पे, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद नेशनल रिपोर्टिंग में किनको गया? स्टाफ ऑफ द वॉल स्ट्रीट जर्नल को मिला, स्टाफ ऑफ द वॉल स्ट्रीट जर्नल। इन्होंने इलॉन मस्क के पर्सनल हैबिट और उनके पॉलिटिकल टाइज पे इन्वेस्टिगेशन किया था, ठीक है, इनके यहाँ ये 3 आपको याद रखना है कि नेशनल रिपोर्टिंग, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग। उसके बाद है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फीजी, ठीक है। फीजी का हाईएस्ट ऑर्डर तो हमारे पीएम जी को मिले ही है, लेकिन अभी ना एक ह्यूमैनिटेरियन आदमी है, इनका नाम है मधुसूदन साई, इनको मिला फीजी का, किसी भी कंट्री का देखो इतना बड़ा अवार्ड मिलना आसान नहीं होता, और वो भी एक आम आदमी को, दैट इज मधुसूदन साई, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मधुसूदन साई का नाम याद रखना, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फीजी, मधुसूदन साई। प्रेस्टिजियस फ्रेंच ऑनर ऑफ द सिनेमेटिक एक्सलेंस, ये याद रखना यार, ये फ्रेंच की गवर्नमेंट देती है, इसको कहा जाता है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर। ये पायल कपाड़िया को मिला। इनकी एक डॉक्यूमेंट्री है ना, अ नाइट ऑफ द नोइंग नथिंग, इन्होंने क्या वन किया था? गोल्डन ग्लोब, गोल्डन आई अवार्ड कैंस में जीता था, गोल्डन आई अवार्ड, याद रखिएगा, पायल कपाड़िया। फिर एक मकाऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल, मकाऊ जगह है चाइना में, ये आमिर खान को मिला है, ठीक है। आमिर खान की फिल्म बहुत चलती है चाइना में, आई डोंट नो व्हाई। ब्रेक थ्रू प्राइज़ 2025 किनको मिला? ये ब्रेक थ्रू प्राइज़ को कहा जाता है एज ए ऑस्कर ऑफ साइंस, ठीक है। तो लाइफ साइंस में मिला था ये GLP-1, ये ड्रग्स हैं इन और वेट लॉस ड्रग, इनकी डिस्कवरी होना, और एक MS रिसर्च दैट इज कॉल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इस पर रिसर्च हुआ था, इनके लिए मिला। उसके बाद फंडामेंटल फिजिक्स में देखोगे तो हिग्स बोसॉन प्रॉपर्टीज़, इनको मेजरिंग करने के लिए इनको ब्रेक थ्रू प्राइज़ मिला। किनको मिला था? सन LHC कोलैबोरेशंस को, ठीक है, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। नेक्स्ट वी हैव, बस कुछ देर और है, US इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फोरम के बारे में देख लेते हैं। US इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फोरम, इन्होंने अवार्ड किया ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 किनको? कुमार मंगलम बिरला को, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए, कुमार मंगलम बिरला जी को ये ग्लोबल पार्टनरशिप का अवार्ड दिया गया बाय US इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फोरम ने। फिर ऑनरी लियोपार्ड अवार्ड एट लोकार्नो 2025 ऑर्गेनाइज हुआ, और ये अवार्ड किनको मिला? अलेक्जेंडर पाइनी को, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन मेडल ऑफ द ऑनर अवार्ड, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, पहले इंडियन लॉयर हैं जिनको ये वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन ने ये अवार्ड दिया है मेडल ऑफ ऑनर का, ये भुवन रिभू, भुवन रिभू, याद रखिए। नेक्स्ट वी हैव गवर्नर ऑफ द मैस्कट सिटासन का अवार्ड मिला है, ये किनको दिया है? नीता अंबानी को, याद रखिएगा। ये जो मैस्कट्स के जो गवर्नर हैं, इन्होंने एक सिटासन दिया, अवार्ड दिया है किनको? नीता अंबानी को, याद रखिए। फिर इम्पॉर्टेंट है अबेल प्राइज़ 2025, ये मसाकी किशिवारा को मिला, जापानीज़ मैथमेटिशियन है, इन्होंने अलजेब्रिक एनालिसिस और रिप्रेजेंटेशन थ्योरी में बहुत हेल्प करी है, ठीक है। तो ये मसाकी किशिवारा को अबेल प्राइज़ मिला है, मैथमेटिक्स के हैं ये। फिर रामसर अवार्ड 2025 देख लीजिए, ये जयश्री वेंकटेशन जो को फाउंडर हैं केयर अर्थ के, चेन्नई बेस्ड हैं, इनको मिला, जयश्री को, याद रखिए। वेटलैंड वाइज यूज़ के लिए इनको मिला था, ये पहले इंडियन है जिनको ये रामसर अवार्ड मिला है, जयश्री वेंकटेशन, ठीक है। उसके बाद नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द दुनाबर्ग दैट इज कॉल्ड डेनमार्क, तो नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनमार्क ये विजय शंकर जी को मिला है, ठीक है, याद रखिएगा। अब ऑस्कर अवार्ड के बारे में आइए, जिसको हम एकेडमी अवार्ड भी बोलते हैं, 97 एकेडमी अवार्ड 2025। इसमें बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसको मिला? अनोरा को। लीडिंग रोल एक्टर में किनको मिला? ब्रूडी, ठीक है, एड्रियन ब्रूडी को मिला, और किस फिल्म के लिए मिला था? ब्रूटलिस्ट के लिए, दी ब्रूटलिस्ट फिल्म है। एक्ट्रेस किनको मिला बेस्ट एक्ट्रेस का? ये मेडिसन को, मेडिसन अनोरा में थी, अनोरा बेस्ट मूवी का मिला ना, ठीक है।
उसके बाद बाफ्टा में ना, बाफ्टा जो अवार्ड होता है उसमें ब्रूटलिस्ट को मेडल मिला था काफ़ी सारा। तो अभी याद रखो, बेस्ट पिक्चर है अनोरा, एक्टर में ब्रूडी, एक्ट्रेस में मेडिसन, ठीक है। अब मेडिसन जो एक्ट्रेस हैं अनोरा की हैं और अनोरा फिल्म से हैं, और ब्रूडी जो एक्टर है ये ब्रूटलिस्ट फिल्म से हैं। उसके बाद बेस्ट एनिमेटेड फीचर्स फिल्म में फ्लो को मिला, फ्लो को। उसके बाद इंटरनेशनल फीचर्स फिल्म में किसको मिला, आई एम स्टिल हियर फिल्म को। और बेस्ट डायरेक्टर हैं सीन बेकर जो अनोरा के ही हैं। अनोरा को बहुत सारे अवार्ड मिले, ठीक है। सीन बेकर। एक है कार्ला सोफिया गैस्कॉन, ये पहली ओपनली ट्रांसजेंडर हैं, ठीक है, जो नॉमिनेट हुई हैं इस चीज़ के लिए, ऑस्कर की एक्टिंग के लिए, ठीक है। कार्ला सोफिया गैस्कॉन। फिर है बाफ्टा अवार्ड 2025, ये ब्रूटलिस्ट, दी ब्रूटलिस्ट फिल्म को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, बेस्ट एक्टर का अवार्ड इसी फिल्म के लिए मिला, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस कौन है यहाँ, माइक मेडिसन, रिमेंबर दिस। ग्लोबल एम गवर्नमेंट अवार्ड 2025 किसको गया, देखो 3 कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है फ्रॉम महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली से, उनको गया ब्रॉन्ज अवार्ड मिला। कौन कौन है, सागर तेवतिया जी, अभिनव मिश्रा जी और अनुष्का सिंह जी, ठीक है। सागर तेवतिया, अभिनव मिश्रा और अनुष्का सिंह, इनको ग्लोबल एम गॉव अवार्ड मिला, ब्रॉन्ज अवार्ड, ठीक है। ये आपके महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली से हैं, स्टूडेंट हैं। फिर सुभाष चंद्र बोस डिसास्टर मैनेजमेंट अवार्ड, याद रखना ये इनकोएस हैदराबाद इंस्टीट्यूशन को मिलता है, इनकोएस, ठीक है, याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस डिसास्टर मैनेजमेंट अवार्ड इनकोएस हैदराबाद को गया। फिर है गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ये बेसिकली एड्रियन ब्रोडी को जाता है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड। गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट एक्टर किनको मिला, ब्रोडी को, याद रखिएगा। और ये ब्रूटलिस्ट, और इनको एकेडमी अवार्ड भी मिला था, याद है ना, बेस्ट एक्टर का। और फिर ये एक बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, एक्टर्स हैं आई एम स्टिल हियर से, ठीक है। यूएस नेवी का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर टॉम क्रूज को दिया गया, याद रखिए। स्वॉर्ड ऑफ द ऑनर का अवार्ड राम टेम्पल प्रोजेक्ट जो अयोध्या में है उनको गया, ये स्वॉर्ड ऑफ द ऑनर का अवार्ड। ये किसने दिया था, ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने दिया था, याद रखिएगा इसको। ग्लोबल पीस अवार्ड किनको जाता है, इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पीएम जी को जाता है ग्लोबल पीस अवार्ड, ठीक है ना। और डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड इनको बोला जाता है फॉर द माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट, ये हमारे मोदी जी को गया। लाइफ टाइम अवार्ड फॉर द निकार्नो फिल्म फेस्टिवल, निकार्नो फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अवार्ड किसको मिला, शाहरुख खान को, रिमेंबर दिस, ठीक है। फिर है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन, दैट इज कॉल्ड IAF, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन का एक प्रेस्टिजियस वर्ल्ड स्पेस अवार्ड है। ये इसरो के चेयरमैन जो हमारे फॉर्मर चेयरमैन थे एस सोमनाथ जी, इनको जाता है, जिनको चंद्रयान 3 के सक्सेस के लिए मिला था, ठीक है, याद रखिएगा। प्रेस्टिजियस वर्ल्ड स्पेस अवार्ड सोमनाथ जी। फिर है फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, ये श्री रविशंकर जी को मिला। और ये श्री रविशंकर कौन है, ये आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन और उनके हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल लीडर हैं। रमन मैगसेसे अवार्ड, फिजी का एक और बंदा था जो मैंने आपको बताया, उनको भी सिविलियन अवार्ड मिला था। रमन मैगसेसे अवार्ड, 4 अवार्ड मिले टोटल, देखिए किस चीज़ को मिले हैं। एक है मियाजाको हयाओ, ये जापान के हैं, नाम ही सुन के लग रहा है, मियाजाको हयाओ। ये रिनॉर्ड फिल्म मेकर हैं और फाउंडर ऑफ द स्टूडियो जिबली, एक जिबली आर्ट अभी बहुत चला था ना, ठीक है, तो इनके ही फाउंडर है एक मियाजाको हयाओ, जापान के हैं, इनको गया रमन मैगसेसे अवार्ड, पहला। दूसरा इंडोनेशिया के कौन है, फरवीजा फरहान, ये एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, इनको गया। तीसरा थाईलैंड के हैं, थाईलैंड का एक मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन है रूरल डॉक्टर मूवमेंट है, इनको गया, रूरल डॉक्टर मूवमेंट थाईलैंड से। और थाईलैंड से एक और है जी, एक है डॉक्टर नुगियन थी नॉजॉक फोंग, ठीक है, देख लीजिएगा इसको 2 4 5 बार, थोड़ा डिफिकल्ट है बट आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे, ठीक है। रमन मैगसेसे अवार्ड, इनका नाम तो आप नहीं भूलना, और ये मूवमेंट वाला अवार्ड। और लास्ट पेज है जी, ठीक है, इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूएन का ही पार्ट है एक,
बॉडी है। इंडिया इसको इलेक्ट किया गया 2026 से 28 के लिए, याद रखिएगा, इकोसॉक में। ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स को वियतनाम ने ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया एज ए पार्टनर कंट्री, वियतनाम, ब्रिक्स ने, ठीक है, याद रखिए, वियतनाम ऑफिशियली ज्वाइंड एज ए पार्टनर कंट्री। फिर है ISA, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल सोलार अलायंस। ISA को अभी 123वां मेंबर जो बने हैं लेटेस्ट, वो कौन है? अंगोला, रिमेंबर दिस, ठीक है। उसके बाद मॉरिशियस जो है पहले अफ्रीकन कंट्री हैं टू साइन अ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क विद द ISA, ठीक है, पहले अफ्रीकन कंट्री हैं टू साइन अ पार्टनरशिप फ्रेमवर्क विथ ISA, मॉरिशियस। अंगोला के बारे में आपको नहीं भूलना है। उसके बाद है SCO, ठीक है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 10th फुल मेंबर इनके कौन बने हैं? बेलारूस। और बेलारूस पहले यूरोपियन कंट्री जो SCO के मेंबर बने हैं, आपको याद रखना है, बेलारूस, ठीक है, 10th मेंबर बने। उसके बाद इंडिया और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ने मिलकर के हेडक्वार्टर कहाँ बनाया है? न्यू दिल्ली में। कहाँ बनाया है? न्यू दिल्ली में, इसको याद रखना है। उसके बाद आपका आता है फर्स्ट यूरोपियन क्लीपर स्पेस मिशन, यूरोपा। एक्चुअली यूरोपा क्या है पता है? यूरोपा इज द जुपिटर्स मून, ठीक है, जुपिटर का मून है ये यूरोपा। इनको स्टडी करने के लिए नासा ने ये स्पेस मिशन लॉन्च करोगे, ठीक है, क्योंकि उनको पता लगा है कि यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, तो उनके लिए, ठीक है। फिर है कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ये कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, इस पार्टनरशिप का यूके जो है ना यहाँ पे 12वें मेंबर बन चुके हैं, ठीक है, याद रखिएगा। WHO ने ट्राइचोमा को एलिमिनेट कर दिया, ऐसा घोषित किया, किसको? पपुआ न्यू गिनिया, याद करिए, पपुआ न्यू, मैंने बोला था ना पपुआ न्यू गिनी के बारे में द्वारा, तो पपुआ न्यू गिनी में एक ट्राइचोमा का एलिमिनेशन हो गया है कंप्लीट तरीके से, और जॉर्जिया में को डिक्लेयर किया गया एज अ मलेरिया फ्री कंट्री, जॉर्जिया। ये सब क्वेश्चंस आते हैं, इसको याद रखिएगा। फिर चेयरमैनशिप ऑफ द एशियन प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस किनको मिला है? इंडिया ने एज्यूम कर दिया है कि एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैनशिप अब इंडिया के पास है, ठीक है। बीमस्टेक, बांग्लादेश को चेयरमैनशिप इस बार बीमस्टेक का बांग्लादेश ही कर रहे हैं, ये आप सबको पता है, ठीक है। फिर संग्रीला डायलॉग कहाँ हुआ? सिंगापुर में हुआ, इसको याद रखिए। ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है, ये अर्थ समिट कहाँ हुआ? सिंगापुर में, याद रखिए, ठीक है। वो WWF अर्थ समिट कहाँ हुआ? सिंगापुर। ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन वाला कहाँ था? न्यू दिल्ली था। संग्रीला कहाँ था? सिंगापुर में। तो सिंगापुर में दो, एक अर्थ समिट और संग्रीला, दोनों हुआ था सिंगापुर में। फिर ये एक वर्ल्ड अर्थ समिट, हेल्थ समिट जो है, अर्थ तो आपका सिंगापुर था, वर्ल्ड हेल्थ समिट रीजनल इनका मीटिंग हुआ न्यू दिल्ली में, इसको याद रखिएगा। उसके बाद हमारा आता है एशियन का डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म, ये न्यू दिल्ली में हुआ, ठीक है। और इनको होस्ट किया था दो कंट्री ने मिलके, इंडिया और मलेशिया ने मिल करके। ब्रिक्स मीटिंग देखो ब्राज़ील कर रहा है, और इसके अंदर चाहे वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर की मीटिंग हो, लेबर एम्प्लॉयमेंट की मीटिंग हो, एनर्जी वाला हो या इन्वेस्टर वाला हो, कोई भी हो, सबका ब्राज़ील में हुआ, रिमेंबर दिस। फिर ADB दैट इज कॉल्ड एशियन डेवलपमेंट बैंक का एनुअल मीटिंग हुआ है ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर का, ये मिलान इटली में हुआ, याद रखिएगा। ADB का एनुअल मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर का हुआ मिलान इटली। फिर इंडिया सेंट्रल एशिया का डायलॉग कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में, ठीक है, रिमेंबर दिस। वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है? वाशिंगटन DC USA, वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस। फिर 78 सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। अब ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का एक रीजनल मीटिंग हुआ था जो न्यू दिल्ली में हुआ था। उसके बाद एक जो फुल फ्लेज्ड जो मीटिंग हुई है वो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हुई है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद इंडिया UK का 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर का डायलॉग हुआ था, ये इंडिया UK कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में, 2+2 का, ठीक है। इस 2+2 में क्या होता है? दोनों कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर बैठते हैं और मीटिंग करते हैं।
इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट कहाँ पे हो रहा है इस बार? काजीरंगा असम में हुआ। ठीक है, याद रखिएगा इसको, यहाँ पे हो चुका है इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट काजीरंगा असम। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ हुआ? भोपाल में, मध्य प्रदेश में, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। फिर वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का समिट कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में, इंडिया हैबिटेट सेंटर में। फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट का समिट कहाँ हुआ है? दुबई, यूएई में। तो ये याद रखिएगा कि वर्ल्ड गवर्नमेंट का समिट दुबई, यूएई में हुआ है। ठीक है। फिर एक यूएनसीसीडी का 16th कॉप 16 मीटिंग सेशन कहाँ हुआ है? रियाद, सऊदी में हुआ है। बस इतना ही आपको इंटरनेशनल अफेयर में याद करना है और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है बच्चा। ठीक है बच्चा, आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और कितना अच्छा लगा होगा मैं सच में चाहता हूँ कि आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ना भर भर के मैसेज करें। बहुत अच्छा लगता है, बहुत सपोर्ट मिलता है आप लोगों का। वो मैसेज आपके लिए हो सकता है कि वो छोटा सा होगा, ठीक है, मुश्किल से 1 मिनट 1.5 मिनट लगता होगा, लेकिन मेरे लिए ना क्रायोजेनिक बूस्टर की तरह काम करता है। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, जो जो लोग देख रहे हैं, ठीक है, आपको कैसा लगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप अपना ध्यान रखिए और बने रहिए सुअल IAS के साथ। ठीक है, सुअल IAS आपका हमेशा स्वागत करेगा। दिस इज सूरज झा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।